सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज मैं लेके आया हूँ द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो इस वीडियो में मैं टेक्निकल एनालिसिस के कोर जो बेसिक रूल्स है वो मैं समझाने वाला हूँ कि क्या एक बिगिनर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या बेसिक्स चाहिए जिससे कि कोई भी इंसान खुद से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है और खुद से ट्रेडिंग सीख सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक टॉपिक भी मिस कर दिया बीच में तो आप बेसिक्स नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स को रिलेटेड है, एक दूसरे से, और सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो में मैंने टोटल 8 पॉइंट्स कवर किए हैं जिससे कि आप टेक्निकल एनालिसिस को पूरा समझ लोगे और पूरे बेसिक समझ जाओगे ये 8 पॉइंट देखने के बाद। तो अगर आप चाहो तो आप नोटबुक और पेन भी अपने साथ लेके बैठ जाइए, ताकि आप कोई भी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो या फिर की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि जब आप खुद से प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आए और आपको पता चले कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यस, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो आइए मैं दिखा देता हूँ कि कौन से 8 पॉइंट्स इस वीडियो में कवर्ड है। तो सबसे पहले होगा अपना व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस का रियल मतलब क्या है। फिर दूसरा पॉइंट हो गया व्हाट इज़ अ कैंडलस्टिक। तीसरा पॉइंट हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स। चौथा पॉइंट हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिफ्थ पॉइंट है अपना अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर। सिक्स्थ है टाइम फ्रेम एंड द इंपॉर्टेंस। सेवंथ है रोल ऑफ वॉल्यूम एंड एट्थ है हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, मतलब कि आप खुद से कैसे चालू करोगे प्रैक्टिस करना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि होगा अपना व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये है कि टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ प्रेडिक्टिंग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज बाय एनालाइजिंग हिस्टोरिकल मार्केट डेटा, प्राइमरीली प्राइस एंड वॉल्यूम। तो इसका क्लियर मतलब ये होता है कि हम टेक्निकल एनालिसिस से हम जो भी फॉरेक्स हो गया या फिर जो भी स्टॉक मार्केट हो गया, जो भी स्टॉक हो गया, तो हम फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं हिस्टोरिकल मार्केट को स्टडी करके, यानी कि हिस्टोरिकल मार्केट के प्राइस और वॉल्यूम को स्टडी करके, ना कि हम फ्यूचर को गैस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब गैसिंग ज़रा भी नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है हिस्टोरिकल मार्केट डेटा को एनालाइज करके उसको स्टडी करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी कंपनी का ग्रोथ प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए आप देखोगे उसके कंपनी के जो भी बैलेंस शीट्स वगैरह होगी उसको आप स्टडी करोगे, कंपनी ने उसके पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, पास्ट में कैसा ग्रोथ था, कौन सी स्पीड से ग्रो कर रही थी, पास्ट के डेटा क्या थे, उसको आप स्टडी करोगे और उसके बेसिस पे ही आप कोई भी कंपनी के फ्यूचर स्टॉक को या फिर कोई भी कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को या फिर कोई भी कंपनी के फ्यूचर कैप को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो यही होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो आइए अब जाता है कि सेकंड पॉइंट पे, कि सेकंड पॉइंट टेक्निकल एनालिसिस का मतलब, अब हमने टेक्निकल एनालिसिस का मतलब समझ लिया है कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या है। तो अभी सेकंड पॉइंट है व्हाट इज़ अ कैंडलस्टिक। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या है, वो समझना कि इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बहुत टाइप के चार्ट्स होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है चार्ट के, जो कि अब बार चार्ट हो गया, कैंडलस्टिक चार्ट हो गया, हॉलो कैंडल चार्ट हो गया, लाइन चार्ट, लाइन विथ मार्कर्स चार्ट, बहुत सारे टाइप के चार्ट होते हैं। लेकिन ये है कैंडलस्टिक चार्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में कि ये कैंडलस्टिक चार्ट कैसा दिखता है, और इसी को समझना कि इम्पोर्टेंट है और इसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं ट्रेडिंग में। तो इसका क्लियर पॉइंट ये है, क्लियर आंसर ये है कि इसी के थ्रू ही आप प्राइस को अच्छे से स्टडी कर पाओगे और डेटा को अच्छे से स्टडी कर पाओगे, और कैंडलस्टिक के थ्रू ही आप वॉल्यूम को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओगे और वॉल्यूम को अच्छे से देख पाओगे कि मार्केट में कितना वॉल्यूम है एक स्टॉक के अंदर या फिर एक फोरेक्स के अंदर, और प्राइस कैसे मूवमेंट दे रही है। आप देख सकते हैं कि लाइन डायग्राम के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि मार्केट कैसा मूवमेंट दे रहा है, मार्केट अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है। लेकिन कैंडलस्टिक के थ्रू हमको ज़्यादा प्रिसाइज पता चलता है कि मार्केट ने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में क्या मूवमेंट दिया है और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वॉल्यूम कितना था। इसीलिए कैंडलस्टिक चार्ट को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर लोग कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज़ करते हैं, और इसीलिए मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट सिखाऊंगा, क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट एक बिगिनर के लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कैंडलस्टिक होती क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्रीन कैंडल है उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग कैंडल, मतलब बुलिश कैंडलस्टिक, और जो रेड कैंडल है उसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग कैंडल, मतलब बेरिश कैंडलस्टिक।
तो इसको बुलिश कैंडलस्टिक इसलिए बोलते हैं ताकि ग्रीन का मतलब है कि उस मोमेंट पे, उस टाइम पे मार्केट में बाइंग हुई है। कोई भी फॉरेक्स ले लो या फिर इंडेक्सेस ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये कैंडल में बाइंग हुई है। बुलिश कैंडलस्टिक का मतलब ये होता है। और बेरिश कैंडलस्टिक का मतलब ये होता है कि ये जो कैंडल फॉर्म हुई है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इस कैंडल का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सेलिंग हुई है। उसका मतलब हो गया बेरिश कैंडलस्टिक। तो आइए अब मैं डिटेल में समझाता हूँ कि ये कैंडल कैसे फॉर्म होती है। तो बुलिश कैंडल में आपको दिखाता हूँ कैसा फॉर्म होती है। तो बुलिश कैंडल का ओपनिंग जो होता है वो यहाँ पे नीचे होता है और क्लोज होता है, इसको हम बोलेंगे बॉडी। ये जो पूरा हो गया इसको हम बोलेंगे बॉडी। ये हो गया एक बुलिश कैंडल का टेल और ये हो गया एक बुलिश कैंडल का हेड। तो इसको हेड बोलते हैं। ये पूरा जो ग्रीन ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है उसको बॉडी बोलते हैं और इसको हम टेल बोलते हैं बुलिश कैंडल में। तो इसको हम टेल और बॉडी क्यों बोलते हैं, ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो होती है वो यहाँ पे नीचे ओपन होती है और यहाँ पे ऊपर क्लोज होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ग्रीन कैंडल है वो ओपन यहाँ पे हुई है, फिर यहाँ नीचे तक गई है, बट मतलब कि स्टार्टिंग में जैसे ओपन हुई वहाँ पे सेलर्स आए, यहाँ पर नीचे तक गई, लेकिन मार्केट में सेलर्स सस्टेन नहीं कर पाए, बायर ज़्यादा थे, इसलिए जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ से वापस रिटर्न आ गई और इधर जो उसका हाई है वहाँ तक गई है मार्केट, जो भी कैंडल है, क्योंकि बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि वो जो हाई है यहाँ तक लेके गए, लेकिन सेलर्स वापस मार्केट में एंटर कर दिए और कैंडल जो है वापस नीचे आ गई, लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए जो कैंडल है वो यहाँ पे क्लोज कर दी। तो यहाँ पे वो क्लोज हो गया, इसलिए जो उसका लो है वो उसका हेड बन गया और जो कैंडल का हाई है वो उसका टेल बन गया और ये एक बॉडी बन गई। इसीलिए ही जो पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल है उसके नीचे जो फॉर्म होता है उसको हम हेड कहते हैं, और जो नीचे फॉर्म होता है उसको हम टेल कहते हैं और जो ऊपर फॉर्म होता है उसको हेड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग थे, बायर्स इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इस पर्टिकुलर कैंडल को उसके लो से खींच के ऊपर तक लेके गए हैं, इसलिए हम इसको टेल बोलेंगे। टेल जो होता है वो कोई भी कैंडल स्टिक का नीचे का पार्ट होता है, मतलब आखिरी का पार्ट होता है। तो ये हो गया बुलिश कैंडल स्टिक। अब देखते हैं कि बेरिश कैंडल स्टिक को कैसे स्टडी करते हैं। तो बेरिश कैंडल स्टिक में पूरा रिवर्स होता है, ये जो हो गया उसका ओपन होता है और ये जो हो गया उसका क्लोज होता है। तो बेरिश कैंडल स्टिक में यहाँ पे नीचे क्लोज है और यहाँ पे ऊपर उसका ओपन है, ठीक है। तो बेरिश कैंडल स्टिक में टेल और हेड भी रिवर्स हो जाता है, क्योंकि पूरा प्रॉपर रिवर्स हो गया इसलिए। तो बेरिश कैंडल स्टिक में ये उसका हाई बन गया और ये उसका लो बन गया, यानी कि ये उसका टेल बन गया और ये उसका हेड बन गया। तो जहाँ पे भी मार्केट, मतलब जहाँ पे भी कोई भी कैंडल की जहाँ पे ओपनिंग हो रही है उसके नीचे उसकी टेल रहती है और उसके ऊपर उसका हेड रहता है। तो अब यहाँ पे उल्टा क्यों होता है आपको समझाता हूँ। तो एक बेरिश कैंडलस्टिक का मतलब ये होता है कि बेरिश कैंडलस्टिक यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ उसने ऊपर जाने की कोशिश की है, मतलब कि एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर मीनिंग समझ में आए। तो यहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक एक ओपन हुई है और जो हाई है, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स एंटर किया और बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी। तो बायर्स ने यहाँ पे फुल ट्राई किया कि मार्केट को ऊपर ले जाए, लेकिन सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए, इसलिए उसका हाई यहाँ पे बन गया और सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि मार्केट को खींच के यहाँ तक लेके गए हैं और इसलिए उसका लो यहाँ पे बन गया है। हम देख सकते हैं कि उसका ये लो यहाँ पे बन गया, लेकिन यहाँ पे थोड़े बायर्स वापस यहाँ पे एक्टिव हो गए थे और बायर्स ने फिर से ट्राई किया कि मार्केट को हम खींच के ऊपर, मतलब वापस ऊपर लेके जाए, लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा पाए, इसलिए यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। इसलिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी जो है वो कैंडल की क्लोज हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे एक लो बन गया और यहाँ पे एक हेड बन गया और यहाँ पे एक टेल है। तो क्लियर मतलब ये हुआ है कि जो रेड कैंडल है वो रेड कैंडल में सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग थे और सेलर्स मार्केट को खींच के नीचे लेके गए हैं। बायर्स ने कोशिश बहुत की ऊपर ले जाने की, लेकिन सेलर्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग थे कि मार्केट को यहाँ पे क्लोज होना पड़ा है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, इसलिए ये जो पूरी रेड कैंडल है उसको हम बेरिश रेड कैंडल बोलते हैं। तो अभी आइए मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ रियल मार्केट में, कि रियल मार्केट में बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल कैसे फॉर्म होती है और किसको हम बोलते हैं। तो ये हम आगे रियल मार्केट में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है वो GBP/USD का पेयर है और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बुलिश कैंडल क्या है और एक बेरिश कैंडल क्या है।
तो एक मिनट। तो यहाँ पे मैं अब देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल है वो एक प्रॉपर बुलिश कैंडल है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, सेलर्स एक्टिव हुए, सेलर्स ने ट्राई किया कि मार्केट को यहाँ नीचे लेके जाए, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि मार्केट यहाँ तक ही आ पाया है। और फिर जैसे ही यहाँ पे टच किया, बायर्स फिर से एक्टिव हो गए और बायर्स ने खींच के मार्केट को ऊपर लेके गए। लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे कि मार्केट ये जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज कर पाए, इसलिए सेलर्स वापस एक्टिव हुए और सेलर्स ने ट्राई किया फिर से नीचे ले जाने को। लेकिन बायर्स यहाँ पे जितने बायर्स है वो थोड़े बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए ये जो पर्टिकुलर कैंडल है उसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ा और ये बुलिश कैंडल फॉर्म हो गई। क्योंकि मार्केट में सेलर्स यहाँ से एक्टिव तो हो गए, लेकिन इस एरिया के नीचे मार्केट को लेके नहीं जा पाए, इसलिए ये पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई और इसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ इसका ओपन नीचे है और क्लोज उसका नहीं, क्लोज ऊपर है। तो ओपन नीचे और क्लोज ऊपर, उसका क्लियर मतलब ये होता है कि मार्केट में बाइंग हुई है, मार्केट ऊपर की तरफ गया है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में और इस पर्टिकुलर कैंडल में ही। और बेरिश कैंडल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट में बायर्स ने ट्राई किया कि मार्केट को ऊपर लेके जाए और यहाँ तक ऊपर लेके भी गए, लेकिन यहाँ पे फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए। तो मार्केट में जो सेलर्स थे वो इस पर्टिकुलर कैंडल को खींच के नीचे तक लेके गए और ट्राई किया कि और नीचे लेके जाए, लेकिन यहाँ पे जो है वो बायर्स फिर से एक्टिव हो गए और फिर बायर्स ने ट्राई किया कि मार्केट को वापस ऊपर लेके जाए, लेकिन सेलर्स बायर्स से थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया और उसकी ये बॉडी बन गई। ये जो पूरी बॉडी है वो इसकी बॉडी बन गई। तो यहाँ पे उसमें देख सकते हैं कि कैंडल में यहाँ पे ओपनिंग हुई है और यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो रेड कैंडल का क्लियर मतलब ये होता है कि रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। क्यों? क्योंकि एक सेलर्स एक्टिव थे और जहाँ पे ओपन होता है उसके नीचे क्लोज होगा, क्योंकि सेलर्स ने सेल किया इसलिए। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बाइंग, और ग्रीन कैंडल में जब भी ओपन होती है तो ग्रीन कैंडल ओपन नीचे होती है और क्लोज उसका ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग हुई है। तो जहाँ से ओपन होगा वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। और रेड कैंडल में उसका अपोजिट होता है, जहाँ से ओपन होगा वहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो इसका क्लियर मतलब यही होता है कि ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश और रेड कैंडल यानी कि बेरिश। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि ग्रीन कैंडल मतलब कि बाइंग हुआ है और रेड कैंडल मतलब सेलिंग हुआ है, बस। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने में चार्ट में कि दूसरा टॉपिक क्या है हमारा। तो फर्स्ट हो गया अपना व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, ये हमने स्टडी कर लिया। अब दूसरा हो गया व्हाट इज अ कैंडलस्टिक। अब हम थर्ड देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है कि ये जो एक बेरिश कैंडल की जो बॉडी है, यहाँ पे मैं उसको मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बेरिश कैंडल की एक बॉडी है, तो उसी के बाजू में एक बुलिश कैंडल, जो भी बेरिश कैंडल का क्लोज है या तो उसके बराबर खुलेगा या तो फिर उसके नीचे खुलेगा और सीधा उसको तोड़ के, बेरिश कैंडल का जो ओपन है सीधा उसको तोड़ के उसके कहीं ऊपर क्लोज होगा, तभी हम उसको बोलेंगे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो तभी बोलेंगे ताकि उसका ये मतलब क्लियर ये मतलब होगा कि जो भी बेरिश कैंडल है यानी कि जो भी सेलर्स थे उनके कंपैरिजन में बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और बायर्स ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में। तो यहाँ से हायर चांसेस है कि मार्केट वापस ट्रेंड रिवर्स कर सकता है और मार्केट वापस ऊपर जाने की ट्राई कर सकता है। तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, क्योंकि ये पूरी एक बेरिश कैंडल को ये बुलिश कैंडल पूरा एनगल्फ करके ऊपर जा रही है, यानी कि पूरा तोड़ के ऊपर जा रही है, इसलिए हम उसको बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बुलिश कैंडल क्लोजेस अबाउट प्रीवियस कैंडल्स ओपन, यानी कि ओपन के कहीं ओपन क्लोज होगी तो ही, यानी कि बेरिश कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज होगी तो ही हम उसको बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। और ये जो बेरिश कैंडल का जो क्लोज है या तो उसके आसपास खुले या तो उसके लाइन में खुले या फिर उसके नीचे खुले तो ही उसको हम वैलिड गिनेंगे। अगर मार्केट में यहाँ पे कहीं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल खुल रही है तो उसको हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ज़रा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो एनगल्फ नहीं कर रही है। एनगल्फ का मतलब होता है कि बेरिश कैंडल की बॉडी को पूरा ये बुलिश कैंडल की बॉडी कवर कर दे। तो आइए मैं उसका एग्जांपल एक रियल मार्केट में आपको लेता हूँ कि रियल मार्केट में उसका एग्जांपल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। आइए देखते हैं, इसमें तो नहीं दिख रहा है कहीं पे। हाँ,
हाँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम मान सकते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा था, नीचे आ रहा था, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव थे, हमको ये दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक बेरिश कैंडल थी, यानी कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन ये जो बेरिश कैंडल का जो क्लोज है, उसी के पास ही, उसी के लाइन में ही ये एक बुलिश कैंडल ओपन हुई थी, और ये जो बेरिश कैंडल की जो बॉडी का ओपन है, उसके ऊपर मार्केट यहाँ से निकला, ये ओपन को तोड़ के एक बुलिश कैंडल ने क्लोज दिया। यानी कि इस बेरिश कैंडल की पूरी बॉडी को एनगल्फ करके ये बुलिश कैंडल की बॉडी ने क्लोज दिया है। हम देख सकते हैं कि बुलिश कैंडल की जो बॉडी है, उसने ये बेरिश कैंडल की बॉडी को एनगल्फ किया है। यानी कि सेलर्स के कंपैरिजन में बायर्स बहुत ज़्यादा है और बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, इसीलिए मार्केट में काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और वैसा हुआ। हम देख सकते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली जो बुलिश कैंडल थी वहीं से ऊपर गया। हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट देखो, यहाँ पे कंटिन्यूस बाइंग होता रहा। क्यों? क्योंकि इस बेरिश कैंडल को इस बुलिश कैंडल ने एनगल्फ कर दिया, यानी कि बायर्स एक्टिव हो चुके थे। तो इसका क्लियर मतलब ये था। अब हम देखते हैं कि दूसरी टाइप की कैंडल क्या होती है। तो ये हो गया बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। अब हम पढ़ेंगे कि बेरिश एनगल्फिंग कैंडल क्या होती है। तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, उसका क्लियर ऑपोजिट होता है कि एक जो बुलिश कैंडल है उसका ये क्लोज यहाँ पे है और उसका ओपन यहाँ पे है, ठीक है। तो बुलिश कैंडल के क्लोज के पैरेलली या फिर उसके कहीं ऊपर ये बेरिश कैंडल का ओपन होना चाहिए। इसी एरिया में अगर बेरिश कैंडल ओपन हो रही है और उसको एनगल्फ करके, यानी कि इस ओपन की जो लाइन है या फिर इस ओपन से एकदम नीचे कहीं पे क्लोज हो रही है, तभी हम उसको बोलेंगे एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी बॉडी है उसके कंपेरिजन में बेरिश कैंडल की बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, और ये बेरिश कैंडल पूरी इस कैंडल को एनगल्फ करके नीचे क्लोज होती है। यानी कि सेलर्स ज़्यादा आ चुके हैं मार्केट में, और मार्केट में जो भी बायर्स थे उसके कंपेरिजन में सेलर्स ज़्यादा आ चुके हैं और सेलर्स ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हैं। यानी कि यहाँ से काफ़ी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकता है। तो अभी इसका हम लाइव डेमो देखेंगे। लाइव हम देखेंगे कि लाइव मार्केट में कैसे ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल परफॉर्म होती है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि बेरिश एनगल्फिंग कैंडल कहाँ पे है। हाँ, इसका ये बहुत से एग्जांपल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से काफ़ी ऊपर जा रहा था, ये हम देख सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पे ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन ये जो कैंडल थी, आइए मैं दिखाता हूँ। ये जो एक बुलिश कैंडल थी, उसके पैरेलली मार्केट में यहाँ पे ओपन किया दूसरी कैंडल ने, और हम देख सकते हैं कि इसकी टेल है ही नहीं और सीधा मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है। हम इसकी बॉडी देख सकते हैं, ये बॉडी काफ़ी बड़ी है। ये बुलिश कैंडल के कंपैरिजन में ये बेरिश कैंडल की बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, और उसका क्लोज हम देख सकते हैं बहुत ज़्यादा नीचे क्लोज हुआ है। ये हम देखिए, ये पूरा एरिया ये बेरिश कैंडल ने कवर कर दिया, ये पूरा एरिया, यानी कि इसका क्लोज बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। यानी कि सेलर्स कहीं ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू बायर्स। इसे हम देख सकते हैं कि मार्केट में देखिए बहुत बड़ा फॉल आ गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे कितना बड़ा फॉल आया। ये जो मार्केट था हम देख सकते हैं, देखो इधर से बाय होना चालू हुआ था, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ से बाय हुआ है, लेकिन ये इतनी बड़ी कैंडल, ये जो बेरिश कैंडल है फॉर्म हो गई, उसकी वजह से मार्केट यहाँ तक नीचे गिरा है। हम देख सकते हैं कि यह जो सपोर्ट है, मतलब यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ था, और हम देख सकते हैं कि मार्केट को कितना टाइम लगा था यहाँ से बाइंग पर जाने में, लेकिन सेलिंग में देखो तुरंत नीचे गिर गया है, क्योंकि इधर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे, इसलिए मार्केट तुरंत नीचे गिरा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत टाइम लगा था, अराउंड 3 बजे यहाँ पे मार्केट चालू हुआ था ऊपर जाना, और 12 घंटे लगे थे मार्केट को ऊपर जाने में, लेकिन यहाँ से नीचे आने में सिर्फ 3 घंटे में मार्केट नीचे आ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे, इसलिए। तो बेरिश एनगल्फिंग कैंडल का मतलब ये होता है कि जो भी बुलिश कैंडल है उसको एक बेरिश कैंडल एनगल्फ करके नीचे क्लोज हो रही है। एनगल्फ मतलब उस बुलिश कैंडल की बॉडी को
बेरिश कैंडल की बॉडी पूरा कवर कर दे रही है, उसको हम बोलेंगे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए ये जो बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल की जो बॉडी है उस उसकी बॉडी को ये बेरिश कैंडल की पूरी बॉडी ने कवर कर दिया है, यानी कि पूरी बेरिश कैंडल ने एनगल्फ कर दिया है, इसलिए हम उसको बोलेंगे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, तो अभी हम आएंगे डोजी कैंडल पे। तो ये रहा डोजी कैंडल। हम देख सकते हैं कि डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि डोजी कैंडल किसको बोलते हैं। तो डोजी कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से, देखो हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, मार्केट इस कैंडल के बाद से ही ऊपर गया है। इसको डोजी कैंडल हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो डोजी कैंडल है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी है और उसकी टेल काफ़ी लंबी है और हेड छोटी है, यानी कि बायर्स ने फुल ट्राई किया है मार्केट यहाँ पे, मतलब सॉरी सेलर्स ने फुल ट्राई किया है नीचे जाने का। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर्स ने फुल ट्राई किया नीचे जाने का, लेकिन बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग थे कि बायर्स ने उसको नीचे क्लोज नहीं होने दिया और बायर्स उसको ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर्स फिर से थोड़े थोड़े बहुत एक्टिव हो गए और सेलर्स उसको थोड़ा सा नीचे लाए। लेकिन एज अ बेरिश कैंडल ये क्लोज नहीं हुई है, एज अ बुलिश कैंडल ही क्लोज हुई है, लेकिन इसकी बॉडी छोटी है। क्यों? क्योंकि बायर्स और सेलर्स के बीच में टफ कंपटीशन थी, टफ फाइट थी, लेकिन ताकि बायर्स ज़्यादा थे इसलिए हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी ये जो टेल है वो काफ़ी लंबी बनी है, तो उसी को हम बोलेंगे डोजी कैंडल। और इसका मतलब क्या होगा कि नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म होगी उसके बाद से मार्केट में काफ़ी हाई चांसेस है ऊपर जाने के। तो आइए मैं आपको उसको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ कि लाइव मार्केट में कैसा दिखती है डोजी कैंडल। हाँ ये रहा, देखो हाँ, तो यहाँ पे जो आपको दिख सकता है, एक सेकंड थोड़ा मैं और जूम, यहाँ पे आपको दिख सकता है कि ये मार्केट यहाँ पे गिरावट चालू थी मार्केट में, और जैसे ही ये बुलिश बेरिश कैंडल बंद हुई मार्केट में एक और कैंडल फिर से ओपन हुई। सेलर्स ने काफ़ी ट्राई किया नीचे लेके जाने का, लेकिन बायर्स एक्टिव हो चुके थे और बायर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए बायर्स ने काफ़ी ट्राई किया मार्केट को ऊपर लेके जाने का। लेकिन यहाँ पे फिर से सेलर्स थोड़े बहुत एक्टिव हो चुके थे और सेलर्स फिर से इंटैक्ट हो गए और सेलर्स ने फिर से ट्राई किया मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए, लेकिन बायर्स सेलर्स से ज़्यादा थे, इसलिए बायर्स ने मार्केट को बेरिश कैंडल में बंद नहीं होने दिया। और ये बायर्स ने ही ये जो कैंडल है उसको बेरिश कैंडल में क्लोज नहीं होने दिया, इसलिए ये एक आपको दिखेगी कि एक ग्रीन कैंडल बन के रह चुकी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, सॉरी तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन के रह चुकी थी और उसके बाद से मार्केट ने कंटिन्यूस ऊपर जाना चालू रखा है। तो आइए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डोजी कैंडल के बाद मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाना चालू था, तो इसीलिए हम इसको डोजी कैंडल बोलेंगे। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा डोजी कैंडल का लाइव मार्केट में। मार्केट में एक और डोजी कैंडल का एग्जांपल, डोजी कैंडल खासकर इतनी ज़्यादा फॉर्म नहीं होती है, इसलिए उसका एग्जांपल ढूंढना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है, बट कोई नहीं, हम देखते हैं अगर हमको अच्छा सा कोई एग्जांपल मिल जाए तो। आई गेस इसको हम नहीं बोलेंगे डोजी कैंडल। इसको हम बोल सकते हैं, नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल बट यस ये इसको भी हम एक टाइप की डोजी कैंडल बोल सकते हैं। तो आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आता गया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है और उसकी बॉडी इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डोजी कैंडल, बट हाँ इसको भी हम एज ए डोजी कैंडल काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो उसकी टेल है वो काफ़ी लंबी है, मतलब कि यहाँ पे सेलर्स ने बहुत ट्राई किया ये कैंडल को फिर से बेरिश कैंडल में क्लोज करने के लिए इनकी तरह ही, लेकिन बायर्स इतने ज़्यादा एक्टिव थे कि मार्केट में बायर्स वापस ऊपर आए और फिर कैंडल यहाँ पे बंद हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, और इसलिए इसकी बॉडी इतनी है और टेल इतनी ज़्यादा लंबी है। इसका ये मतलब है कि बायर्स फिर से एक्टिव हो गए थे मार्केट में, इसलिए उसकी ये टेल ग्रीन है और ये ग्रीन कैंडल है और इसलिए इसकी टेल ये ज़्यादा लंबी है और ये हेड उसका बहुत छोटा है।
इसका क्लियर मतलब ये होता है कि बायर्स ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू सेलर्स। इसीलिए हम देख सकते हैं कि उसके तुरंत बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया है अपसाइड पे। हम देख सकते हैं कि जो कैंडल है ये फॉर्म हुई थी, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया था अपसाइड पे। तो यस, इसी को बोलेंगे डोजी कैंडल। तो मैंने 2-3 एग्जांपल आपको दिखा दिए कि डोजी कैंडल कैसे काम करती है और डोजी कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट में। तो डोजी कैंडल से हमको ये पता चलता है कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा एक्टिव हुए या फिर सेलर ज़्यादा एक्टिव हुए। तो आइए अब हम देखेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल किसको बोलते हैं और वो कैसे दिखती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, उसकी जो ये हेड है वो बहुत लंबी है और टेल जो है वो बहुत छोटी है। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, तो जो इसका ये जो हेड वाला पार्ट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हेड वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबा है और इसका टेल वाला पार्ट है वो बहुत छोटा है और उसकी बॉडी भी एक छोटी है, ठीक है। तो सेम होता है, बेरिश कैंडल में भी सेम होता है और ये बुलिश कैंडल का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लेकिन बेरिश कैंडल में भी सेम होता है कि उसका ये जो पार्ट होगा, जो क्या बोलते हैं, हेड वाला पार्ट होगा वो ज़्यादा लंबा होगा बेरिश कैंडल में और उसका टेल वाला पार्ट छोटा होगा। तो दोनों में सेम दिखता है, बट इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल कब फॉर्म होती है और इसका मतलब क्या होता है ये हम समझेंगे अभी। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल कब फॉर्म होती है, देखिए। फॉर्म तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल कई बार होती है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस कब होता है उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे मार्केट देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ने वापस ऊपर जाने का ट्राई किया, यहाँ पे थोड़ा बुलिश हुआ पर ऊपर नहीं जा पाया। मार्केट यहाँ पे फिर से नीचे आया, फिर से थोड़ा ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन नहीं जा पाया, फिर से नीचे आया मार्केट, फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया, नहीं जा पाया, ठीक है। जब ये चौथी बार नीचे आया है तब उसने इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म किया और उसके बाद हम देख सकते हैं कि लगातार ऊपर गया मार्केट। तो जहाँ से मार्केट ने जितनी भी बार ऊपर जाने का ट्राई किया है, अगर उसी एरिया में अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हो रही है, तभी वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल की इंपॉर्टेंस काउंट होगी और फिर वहीं से हम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। यानी कि अगर मार्केट बेरिश है और यहाँ पे 3 बार ऑलरेडी ट्राई कर चुका है ऊपर जाने का और नहीं जा पा रहा है, और फिर चौथी बार में अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं बुलिश साइड पे और फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया है। तो अभी हम देखेंगे कि लाइव मार्केट में इसका एग्जाम्पल कैसा दिखता है। तो आइए मैं आपको लाइव मार्केट में इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो लाइव मार्केट में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल हम ढूंढेंगे कि कैसे दिखती है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैं एक बुलिश ट्रेंड में भी एक आपको एग्जांपल दिखाऊंगा और एक बेरिश ट्रेंड में भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। तो अभी इसको हम बुलिश ट्रेंड में एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखिए, मार्केट यहाँ से काफ़ी बुलिश था, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ऊपर जाने की ट्राई की, नहीं जा पाया, वापस नीचे आया, ऊपर जाने की ट्राई की, नहीं जा पाया, फिर वापस नीचे आया, ऊपर जाने की ट्राई की, नहीं जा पाया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है। तो जिस किसी ने भी यहाँ पे ये ट्रेंड मिस किया था और वापस अगर उसको फिर से एंट्री लेनी है, तो उसके लिए परफेक्ट एंट्री होती है यहाँ पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हो चुकी है। आइए आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। यार ये सब्सक्रिप्शन मांगते रहते साहब। हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई है कि जिसका ये हेड है वो बहुत बड़ा है और उसका टेल छोटा है और यहाँ पे एक छोटी बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस किसी को भी बुलिश एंट्री लेनी थी वो यहाँ पे ले सकते थे। उसकी एंट्री यहाँ पे होती है और स्टॉप लॉस जो ये सपोर्ट है उसके नीचे होगा। सपोर्ट भी मैं आगे समझाऊंगा कि सपोर्ट का मतलब क्या है, लेकिन अभी इन्वर्टेड कैमरा का एग्जांपल सिर्फ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एंट्री ले सकते थे, उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होता और फिर उसका टारगेट यहाँ के ऊपर होता और जो भी उसको प्रॉफिट टारगेट मिलता वो मिल जाता, ठीक है। उसका टारगेट यहाँ तक कहीं होता, लेकिन वो सब बात की बात है, अभी तो हम कैंडल के बारे में समझेंगे। तो बस जिस किसी ने भी ये बुलिश एंट्री मिस की थी, उसके लिए अगर उसको सेकंड एंट्री लेनी थी, कि अगर उसको री एंट्री करनी थी कि मार्केट में अगर उसको फिर से एक ट्रेड चाहिए था, तो वो वेट करता एक अच्छा सेटअप फॉर्म होने के लिए, एक अच्छे कैंडल फॉर्म होने के लिए। जो मार्केट जितनी बार नीचे आया है वो वेट करता और फिर यहाँ पे जब एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई है, हम देख सकते हैं जब एक अच्छी एंट्री हमको मिल सकती थी और फिर मार्केट वहाँ से ऊपर गया, बुलिश गया, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एक बेरिश पैटर्न में एक एग्जांपल दिखाऊंगा मैं आपको कि बेरिश पैटर्न में एक इन्वर्टेड कैंडल
इन्वर्टेड हैमर कैसे दिखती है। हाँ, ये एक अच्छा खासा एग्जांपल दिख रहा है हमको एक बेरिश चार्ट में। देखिए, यहाँ से मार्केट लगातार नीचे आया, हम देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर जाने की ट्राई किया, फिर नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट टाइप्स फॉर्म हो गया है। सपोर्ट का असली मतलब क्या होता है मैं अगले ही एग्जांपल में समझाऊंगा कि सपोर्ट मतलब क्या है, वो आगे आएगा। लेकिन अभी समझिए कि यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की ट्राई की, मार्केट देखिए हम देख सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जाने की ट्राई की, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, फिर नीचे आया। और फिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। तो जहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई की थी, वहीं पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। फिर वहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्केट लगातार ऊपर गया है। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो उसकी तो ये जो उसका हेड है वो काफ़ी बड़ा है। उसकी टेल हमको इतनी तो दिख नहीं रही है, और बॉडी भी इतनी कुछ बड़ी नहीं है, ठीक ठाक टाइप से। तो इसको हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल गिन सकते हैं। तो जहाँ से मार्केट रुक गया था, जहाँ से मार्केट ने ऊपर जाने की ट्राई की थी, वहीं पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल फॉर्म हुई। तो जिस किसी को भी बुलिश शेयर एंट्री लेनी थी, वो यहाँ पे एंट्री ले सकते थे, और फिर मार्केट लगातार ऊपर गया तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमको मिल सकता था। ये देखिए, हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया, ठीक है। ये मैं आपको रेशियो दिखाता हूँ कि कितना हम कैप्चर कर सकते थे मार्केट को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरा 400 पिप्स का मूवमेंट हुआ था। मतलब अगर आपने अगर 0.1% भी 0.1 लॉट भी बाई किया होता गोल्ड में, तो आपको $4,000 का प्रॉफिट हो सकता था। पिप्स क्या होता है वो भी मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा आपको कि पिप्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर भी इतना समझिए, अगर आपने 0.1 लॉट से भी अगर आपने गोल्ड में बाई किया होता, तो आपको $4,000 का प्रॉफिट हो सकता था। तो यह अभी हम देखते हैं, तो ये था इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो अभी आता है नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एक मिनट चला इसको। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये जो टॉपिक मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, उस पर प्लीज़ अपना फुल 100% कॉन्सेंट्रेशन दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक टाइम के लिए आप कैंडल्स कैसे होते हैं, कौन से कैंडल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, अगर वो एक टाइम के लिए भूल भी जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप ट्रेडिंग में कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे। चाहे फिर उधर कैंडल चाहे कैसे भी बन रही हो, कैंडल स्टिक पैटर्न का आप यूज़ करो या ना करो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मेजर फ़र्क जो पड़ेगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही पड़ेगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस दीजिएगा अपना। तो आइए समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खुद में ही अपना मतलब समझा रहा है कि सपोर्ट का मतलब होता है बेस, एंड रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपर लेवल, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सपोर्ट क्या है। हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर ये जो उसका बेस बना है उसने वहाँ से ऊपर जाने की ट्राई किया, पर वहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, और फिर से वापस नीचे आ गया मार्केट, और फिर वहाँ से फिर से वापस ऊपर जाने की ट्राई किया, और फिर ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है। तो जितने भी मार्केट नीचे आया और जहाँ से ऊपर जाने की ट्राई किया है, उसको हम बोलेंगे सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट हर बार वहीं जगह से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा है, बट उसके नीचे भी नहीं जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं और बायर्स का उसको सपोर्ट है। तो जब भी बायर्स इंटैक्ट होते हैं मार्केट में, और मार्केट बार बार वही जगह से ऊपर जाने की ट्राई करता है, उसको हम बोलेंगे सपोर्ट। और मार्केट हम देख सकते हैं, देखिए अभी हम देखेंगे ये जितनी भी बार ऊपर मार्केट टच किया है और वहाँ से नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, और फिर वहाँ से नीचे आया, और फिर उसको तोड़ के ऊपर गया। तो जितनी भी बार मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्यों हम उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे? क्योंकि वहाँ पे सेलर्स इंटैक्ट थे, तो सेलर्स वहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे,
इसलिए हम उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वहाँ से वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, वहाँ से मार्केट को रोक रहे थे, इसलिए उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। और सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट वहाँ से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा था, तो सपोर्ट हम उसको बोलेंगे जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करता है, और रेजिस्टेंस हम उसको बोलेंगे जहाँ से मार्केट नीचे जाने की ट्राई करता है। सपोर्ट मतलब होता है डिमांड जोन, यानी कि वहाँ पे बायर्स इम्पैक्ट है, और रेजिस्टेंस हो गया अपना सेलर जोन, मतलब हम रेजिस्टेंस हो गया अपना सप्लाई जोन, जहाँ पे सेलर्स इम्पैक्ट है मार्केट में। तो उसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो रेजिस्टेंस है उसको मार्केट तोड़ के ऊपर निकल चुका है, यानी कि क्या हुआ कि जो सेलर्स थे वो मार्केट में इंटैक्ट तो थे, लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, यानी कि सेलर्स के कंपैरिजन में बायर ज़्यादा थे। यानी कि मान लो यहाँ पे जितनी भी बार मार्केट में सेल हुआ है, मान लो कि 100 लोगों ने, 100 कंपनियों ने, 100 इंस्टीट्यूशन ने मिलकर सेल किया है, उसके सामने बायर्स जो थे वो ज़्यादा थे, यानी कि अगर 100 सेलर्स है तो सामने 200 बायर्स थे। इसीलिए ये रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं कर पाया है, और मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ के वापस ऊपर जाने की ट्राई की, और ऊपर चला भी गया, और फिर ऊपर निकलता गया। लेकिन यहाँ पे एक फिर से मेजर रेजिस्टेंस हमको दिख गया। और दूसरी एक बात, खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है, एक मिनट, तो ये जो रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस तोड़ दिया, ठीक है। तो अभी जो रेजिस्टेंस है वो एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को, एक सेकंड, तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, अभी ये रेजिस्टेंस बन चुका है सपोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स थे वो ऑलरेडी सेलर्स ऑलरेडी बायर्स के सामने कमज़ोर हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे भी और बायर्स ऐड हो चुके हैं, इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन चुका है। और हम देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है मार्केट वहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आने की ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स थे उसने मार्केट को नीचे नहीं आने दिया, इसलिए मार्केट वहाँ से फिर से ऊपर निकल गया, यानी कि रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज हो चुका है, और मार्केट यहाँ से नीचे आ गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन है और सेलर्स इंटैक्ट, मार्केट ने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर दी है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। बट इसको माइनर रेजिस्टेंस क्यों बोलेंगे? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक और दो ही बार रिटेस्ट किया मार्केट ने, और 2 ही बार मार्केट यहाँ से ऊपर जाने में फेल हुआ है। इसको भी हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि मार्केट ने यहाँ से जाने का ऊपर ट्राई किया, नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ा मूव आया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और इसको माइनर रेजिस्टेंस क्यों बोलेंगे? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देखो 1, 2 ही बार टेस्ट किया, मतलब 2 ही बार मार्केट यहाँ से नीचे आया है, और ये सपोर्ट से वापस ऊपर गया है, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, इसलिए हम बोलेंगे माइनर रेजिस्टेंस। हाँ, अगर मार्केट बार बार यहाँ से नीचे आता, नीचे ब्रेक डाउन करता, तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और माइनर सपोर्ट। क्यों इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार रिटेस्ट कर दिया मार्केट ने। मार्केट यहाँ पे 5 बार आ गया, वहाँ से ऊपर नहीं जा पाया, और फिर मार्केट नीचे चला गया है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये समझना भी बहुत आपको ज़रूरी है। तो हम देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, और ये जो रेजिस्टेंस है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, मार्केट वहाँ से नीचे आया, फिर थोड़ा इधर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। इसको भी हम एक सपोर्ट बोल सकते हैं, माइनर सपोर्ट, इसको भी हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया है, इसलिए। फिर ये जो उसका रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने ऑलरेडी मार्क किया था रेजिस्टेंस एरिया, वहीं से मार्केट वापस नीचे आया और फिर ऊपर चला गया है। तो फिर हम देख सकते हैं, एक सेकेंड, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसको भी हम माइनर सपोर्ट क्यों बोलेंगे। क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक ही बार नीचे आया है, और इधर पहली बार से डायरेक्ट ऊपर चला गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे माइनर सपोर्ट, क्योंकि एक ही बारी में मार्केट सीधा ऊपर निकल गया है। और ये माइनर रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि मार्केट यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही ट्राई किया नीचे जाने की, और सीधा इसको तोड़ के ऊपर निकल गया है। ये जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के ऊपर निकल गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे माइनर रेजिस्टेंस और माइनर सपोर्ट। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा एक मेजर सपोर्ट का, मेजर रेजिस्टेंस का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, हाँ ये रहा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, हमने देखा कि मार्केट ये जो माइनर सपोर्ट था वहाँ से सीधा ऊपर गया है। अभी ये देखिए जो रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, वहाँ पे मार्केट ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार ही ट्राई किया है ऊपर जाने का, लेकिन ट्राई फेल रहा,
और मार्केट ऊपर नहीं निकल पाया, यानी कि सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू बायर्स, इसलिए हम इसको बोलेंगे मेजर सपोर्ट। दूसरा एक और रीज़न है मेजर सपोर्ट बोलने का, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आया, हम देख सकते हैं, और बहुत बड़ा मूव दिया मार्केट ने। ऐसा नहीं कि इधर से मार्केट वापस ऊपर चला गया है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये जो सपोर्ट है उसको तोड़ के मार्केट यहाँ से नीचे आया, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में चेंज हो चुका है। रेजिस्टेंस में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मार्केट ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया, फिर मार्केट वापस ऊपर गया, लेकिन ये जो पहले जो सपोर्ट था वहाँ से वापस नहीं ऊपर जा पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ऑलरेडी इन्वेक्ट हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू बायर्स, यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा है। इसलिए देखिए हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सीधा नीचे आया फिर से वापस, इसलिए हम इसको मेजर रेजिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा नीचे की साइड मूव आया है। और ये जो हरकत हुई है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन चुका है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे आया, इसको हम बोलेंगे रीटेस्ट। ये जो चीज़ हुई है यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये रीटेस्ट किसको बोलते हैं। ये जो रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ठीक है। तो मार्केट ये रेजिस्टेंस से 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ट्राई कर चुका है और नीचे आया, फिर जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि अब यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हो चुके हैं। तो मार्केट ने जो सपोर्ट तोड़ दिया था, मार्केट वहाँ से वापस ऊपर गया, उसने ट्राई किया ऊपर निकलने का लेकिन नहीं निकल पाया, और यहाँ से वापस नीचे आ गया। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे रीटेस्ट, ठीक है। यानी कि मार्केट यहाँ पे आके वापस ऊपर गया और ये एरिया को रीटेस्ट करके नीचे आया। रीटेस्ट क्यों किया? ताकि मार्केट देखना चाहता था कि यहाँ पे और सपोर्ट, यहाँ पे और सेलर्स है या नहीं है। यहाँ पे नए बायर्स ऐड हो चुके थे और बायर्स ने ट्राई किया ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू बायर्स, इसलिए मार्केट वहाँ पे नीचे आ गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम बोलेंगे रीटेस्ट, ठीक है। सेम मैं आपको दिखाऊंगा रिटेस्ट हम किसको बोलेंगे, इसको बुलिश साइड हम रिटेस्ट किसको बोलते हैं कि जब रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज हो जाता है और मार्केट ऊपर जाता है, थोड़ा सेलर्स थोड़े इधर ऐड होते हैं और फिर मार्केट वापस नीचे आता है ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए। क्या मार्केट यहाँ से नीचे जा पाएगा? नहीं। अगर मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा है और वापस ऊपर जा रहा है, तो ये जो प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे रीटेस्ट, यानी कि रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज हो चुका है, उसी को हम बोलेंगे रीटेस्ट। और यहाँ पे हम बोलेंगे किसको रीटेस्ट? हाँ, इस एरिया को, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रीटेस्ट। तो रीटेस्ट का मतलब आप समझ होंगे कि रीटेस्ट हम किसको बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा मेजर सपोर्ट और माइनर सपोर्ट करिए, हाँ भी क्लियर हो गया कि मेजर सपोर्ट किसको बोलेंगे, माइनर सपोर्ट किसको बोलेंगे। तो ये हो गया मेजर रेजिस्टेंस टेस्ट मेनी टाइम्स, यानी कि मार्केट यहाँ पे बहुत बार टेस्ट कर चुका है और उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 और ये चौथी बार भी वहाँ मार्केट वहाँ पे आया, रेजिस्टेंस के पास आया और इसके ऊपर नहीं जा पाया और वहाँ से नीचे गिर चुका है, तो इसको हम बोलेंगे मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस मार्केट में क्यों है और क्यों ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत बार ट्राई किया ब्रेक करने का लेकिन नहीं कर पाया, फिर से ट्राई किया ब्रेक करने का, नहीं कर पाया, फिर से ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया, ठीक है। तो अगर आप मार्केट में इस पैटर्न को फॉर्म होते हुए देख रहे हो कि मार्केट ने ऑलरेडी 1 और 2 बार ट्राई कर चुका है और मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो थर्ड टाइम आप ट्रेडिंग में ये चाहोगे कि आप यहाँ पे एंट्री लो शॉर्ट साइड पे, यानी कि आप यहाँ पे सेल करो। आप यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा बिल्कुल ही रेजिस्टेंस के ऊपर। क्यों ऊपर रहेगा? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट अगर एक बार ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया तो सीधा आप ऊपर जाएगा, या तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में चेंज हो जाएगा या तो फिर मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है रेजिस्टेंस का सपोर्ट में चेंज होने की, इसलिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा रेजिस्टेंस के ऊपर और आप यहाँ पे सेल कर दोगे और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये जो छोटा सा सपोर्ट है माइनर सपोर्ट उसके आसपास, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे सेल किया, मार्केट यहाँ पे नीचे आया और आपका टारगेट हिट हो गया और आपने कुछ पैसे बना लिए ट्रेडिंग में, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यही मेन इंपॉर्टेंस है कि आप ट्रेड ले पाओ वहाँ पे। बुलिश साइड पे भी हम देखते हैं कि बुलिश साइड पे भी आप कैसे ट्रेड ले पाएंगे। देखिए ये सपोर्ट पे हम देखते हैं कि आप ट्रेड कैसे ले पाओगे, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, आप देख रहे हो कि इसने मार्केट ने एक बार ट्राई किया, यहाँ पे
सपोर्ट बना और मार्केट ने यहाँ पे ट्राई करी इसके नीचे जाने का, लेकिन नहीं जा पाया, तो सपोर्ट से वापस ऊपर चला गया। ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस से फिर से नीचे आया, यहाँ पे ट्राई किया। अब आप जब देख रहे हो कि यहाँ पे एक बार ऑलरेडी ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये जो सपोर्ट है उसके बिल्कुल नीचे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर ये सपोर्ट तोड़ के नीचे जाएगा तो मार्केट और गिर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, तो रेजिस्टेंस को छू के नीचे आ रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ सपोर्ट तोड़ के नीचे जाएगा तो मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऐसे गिर सकता है, इसलिए आपका सपोर्ट रहेगा, इसलिए आपका स्टॉप लॉस रहेगा सपोर्ट के नीचे। ठीक है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे हो गई, आपका टारगेट होगा बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास और आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीधा मार्केट ऊपर गया और आपका टारगेट हिट हो चुका है और आपने कहीं अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना पार्शियल यानी कि फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक कर लेते हैं और फिर वेट करते हैं मार्केट में कि आगे मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है। तो जैसे ही मार्केट ने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ दिया और मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया और फिर मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पे और थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक लॉट से मार्केट में एंट्री की है तो यहाँ पे और एक लॉट एंटर कर लेंगे और मार्केट में बने रहेंगे। और इन दोनों लॉट्स का, ये जो दोनों एंट्री की है, इन दोनों का मिला कि वो लोग स्टॉप लॉस रख देंगे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो रीटेस्टेड लेवल है उसके नीचे। आगे उससे होगा क्या, ये जो एक लॉट में जो उन्होंने एंट्री की थी उसमें ऑलरेडी उन लोगों ने पार्शियल्स तो बुक कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर इनका स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस मतलब यानी कि ये जो रीटेस्टेड रेजिस्टेंस है उसके नीचे है, तो होगा ये कि उनका पार्शियल्स में जो भी होगा लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि इनका ऑलरेडी ये जो टारगेट है वो ऑलरेडी अचीव्ड है। तो अगर मिड वे में इन लोगों ने कहीं ना स्टॉप लॉस रखा है, तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो भी इनका लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहला पॉइंट ऑलरेडी पार्शियल्स ये लोग बुक करके बैठे। दूसरा पॉइंट, इनका स्टॉप लॉस ऑलरेडी प्रॉफिट में है, यानी कि इनकी एंट्री यहाँ पे और स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो वो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में है। और अगर ये लॉट का भी अगर स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो भी इनका लॉस नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट बना चुके हैं, इसलिए इनका लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये लोग ये करते हैं कि यहाँ पे 2 लॉट से बैठे रहेंगे और फिर यहाँ पे वो टारगेट अपना बुक करेंगे, तो यानी कि उनका डबल प्रॉफिट हो जाएगा। तो रीटेस्ट भी मार्केट में बहुत मैटर करता है, तो रीटेस्ट पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमने समझ लिया रेजिस्टेंस और सपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देखेंगे लाइव मार्केट में कि लाइव मार्केट में कैसा काम करता है। तो ये लाइव मार्केट में आपको दिखाऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जांपल। ठीक है, हाँ, तो ये हम देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस है मैं आपको दिखाता हूँ। ये को मैं मार्क कर दूंगा, रेड से मार्क करूंगा क्योंकि यहाँ पे सेलर्स है। ठीक है, तो ये हो गया रेड यानी कि सेलर्स, यानी कि अपना रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा थे इसलिए। अभी मैं इसको मार्क करूँगा, ये जो सपोर्ट एरिया है उसको मैं मार्क करूँगा रेड से, सॉरी ग्रीन से, क्योंकि यहाँ पे बाहर ज़्यादा है, यानी कि ये डिमांड जोन है। ठीक है, आइए मैं इसमें टेक्स्ट पे लिख देता हूँ। ये अपना हो गया रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, ये अपना हो गया रेजिस्टेंस और यहाँ पे मैं इसको मार्क कर दूंगा सपोर्ट। सपोर्ट यानी कि बायर्स और रेजिस्टेंस यानी कि सेलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट है, हाँ, तो मार्केट यहाँ से बुलिश होता हुआ, मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ। ठीक है, मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमको पता नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, सॉरी ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ से उसमें सेल ऑफ आया। ठीक है,
यहाँ पे भी हम सेल ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये रेजिस्टेंस एरिया था कि नहीं। अभी हमको बड़े दिख रहा है कि रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन लाइव मार्केट में हमको पता नहीं चलता है कि कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है और कहाँ सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया ट्राई करने के लिए, नहीं जा पाया, फिर नीचे आया, ठीक है। अभी देखिए मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ठीक है। तो कई लोगों ने यहाँ पे एंट्री ले ली होगी बाय साइड पे, ये एज्यूम करते हुए कि मार्केट यहाँ पे लगातार ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सीधा नीचे आया और ये सपोर्ट पे आ गया, ठीक है। तो इस पैटर्न में क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया है, यानी कि अगर ये इधर से रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाता तो हम एंट्री ले सकते थे और हमको ये पता चलता कि यहाँ पे सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुका है, यानी कि बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया और सीधा नीचे आया, यानी कि सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है, ये एरिया पे, इसलिए मार्केट तुरंत नीचे आ गया। इसलिए जिसने भी यहाँ पे बाय एंट्री ली होगी उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा और उनको लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि हमारी एंट्री कहाँ होती, क्योंकि मार्केट ये बुलिश जा रहा है तो सेल साइड में एक ले लेना बेवकूफ़ी होती, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत बुलिश है। ये गोल्ड हम देख सकते हैं कि गोल्ड बहुत बुलिश है काफ़ी दिनों से, तो सेल साइड पे विदाउट एनी रीटेस्ट एक एंट्री लेना एक बेवकूफ़ी होती। इसलिए मार्केट यहाँ से सीधा नीचे गया, यहाँ पे सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। हम वेट करते हैं रीटेस्ट का, क्यों? क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, मार्केट में ऑलरेडी बहुत बायर्स बैठे हुए हैं। सेल साइड पे लेना विदाउट एनी रीटेस्ट एक बेवकूफ़ी होती। मार्केट टाइम पे सीधा नीचे आया, अब हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं कि मार्केट एक बार यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया, ये छोटा सा सपोर्ट इसको गिन सकते हैं। दूसरा एक सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट जो मार्केट ने यहाँ से लिया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया लगातार, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस से नीचे आया। तीसरा सपोर्ट है यहाँ पे, तो मार्केट ने फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है और लगातार ऊपर गया। तो अभी हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे मैं एंट्री लेते, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस होता बिल्कुल ही सपोर्ट के नीचे, तो हमारा स्टॉप लॉस होता यहाँ पे, ठीक है, और अपना टारगेट होता यहाँ पे। तो अभी हुआ क्या, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, अपने फर्स्ट टारगेट जो अपना टारगेट है उसको तो मार्केट ने अचीव नहीं किया। मार्केट यहाँ से नीचे आया, वापस अपने सपोर्ट पे आया, फिर मार्केट वापस ऊपर जाने की ट्राई किया है। यहाँ पे हम थोड़ी और क्वांटिटी फिर से ऐड कर सकते थे और अपना स्टॉप लॉस यहीं पे सेम होता, ठीक है, बिल्कुल सपोर्ट के नीचे, और हम थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते थे और फिर मार्केट वहाँ से ऊपर गया, लेकिन फिर से अपने जो रेजिस्टेंस, अपना जो टारगेट है वहाँ पे नहीं आया, टारगेट को हिट नहीं किया, ठीक है, मार्केट फिर से नीचे आया और ये जो सपोर्ट है हम देख सकते हैं कि मार्केट वहाँ से सीधा अपने टारगेट की ओर गया, ठीक है। हमारा जो टारगेट है मार्केट ने वो टारगेट को अचीव कर लिया, देखिए देख सकते हैं कि जो सपोर्ट है मार्केट वहाँ से सीधा ऊपर गया और अपना टारगेट अचीव हो चुका है। तो अपने को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। तो ये इंपॉर्टेंस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मार्केट में, ठीक है। आइए अभी हम देखते हैं और एक एग्जाम्पल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल और एक मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो जाएगा अपना रेजिस्टेंस एरिया और यहाँ पे एक हो जाएगा अपना सपोर्ट एरिया। तो एक मिनट सर, मैं इसको, अरे इसको मैं मार्क कर लूँगा रेजिस्टेंस रेड से, ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट डाल दूंगा मैं रेजिस्टेंस, यानी कि सेलर्स हो गया, और यहाँ पे बायर्स, ठीक है, डिमांड, अरे सॉरी, सपोर्ट यानी कि बायर्स, ठीक है। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं एक अच्छा खासा बड़ा सा मूव आया है, यानी कि मार्केट बुलिश है। देखिए हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर आया, यहाँ पे थोड़ा रुक के वापस ऊपर गया, यानी कि मार्केट अभी बुलिश है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, हम देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा मार्केट ने टेस्ट किया, ये जो सपोर्ट एरिया यहाँ पे टेस्ट किया, मार्केट वापस यहाँ से ऊपर गया। तो अभी हम इसको रेजिस्टेंस मान लेंगे, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से एक बार ही नीचे आ चुका है और फिर दूसरी बार नीचे आया, तो इसको हम रेजिस्टेंस मान लेंगे। इसको अभी तक हम सपोर्ट कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट का और एक बार नीचे आना बाकी है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, इसको हम सपोर्ट मान लेंगे, ठीक है। और मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है।
तो अभी हमारी एंट्री कहाँ होती? तो देखिए, तो देखा तो हम एंट्री कहाँ लेते हैं, ठीक है? मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है? मार्केट वापस ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस को ट्राई किया, नीचे आया और ये सपोर्ट बन गया, ठीक है? फिर मार्केट वापस ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। अभी मैं एंट्री नहीं लेती, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं कि ये सपोर्ट कितना अभी स्ट्रांग है। मार्केट यहाँ पे नीचे आया, हम अब यहाँ पे थर्ड टाइम पे एंट्री ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि हमको पता है मार्केट ने एक बार नहीं 2 बार ऑलरेडी ट्राई कर चुका है यहाँ से नीचे जाने की, लेकिन ट्राई फेल रहा है, उसका मार्केट का अटेम्प्ट फेल रहा है, इसलिए हम थर्ड बारी में ये सपोर्ट पे एंट्री लेते हैं। अपना स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ पे होता है सपोर्ट के बिल्कुल नीचे, और अपना टारगेट होगा ये रेजिस्टेंस एरिया है, वो अपना टारगेट होगा, ठीक है? तो मार्केट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा रुक चुका है, ये जो सपोर्ट एरिया है वहाँ पे रुक चुका है, लेकिन अपना स्टॉप लॉस फिर भी हिट नहीं हुआ है, ठीक है? और फिर देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दे दिया है ऊपर की साइड और अपना टारगेट हिट हो चुका है, यानी कि अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ऑलरेडी हिट हो चुका है, यानी कि अपना टारगेट हिट हो गया है, हमने थोड़े पैसे बना लिया है, चार्ट्स बंद करके सो जाना। तो अब तो आप समझ चुके होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और किसको बोलते हो, ठीक है? अभी आइए मैं दिखाऊंगा आपको और एक सेल साइड पे इसका एग्जांपल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एग्जांपल, ठीक है? मैं आपको जीबीपी में ही एक एग्जांपल सिखा रहा हूँ, मेरी रीसेंट ट्रेड का एक एग्जांपल, कि मैंने एक रीसेंट में ट्रेड ली थी सेल साइड पे और वो कैसी गई है, ठीक है? देखो, ये हम देख सकते हैं, ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, इसको हम मान सकते हैं एज अ सपोर्ट, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, यानी कि सेलर्स, और इसको मैं लिख दूंगा सपोर्ट, यानी कि बायर्स, ठीक है? तो ये मैंने रिसेंट एंट्री ली, मेरी रिसेंट ट्रेड थी यहाँ पे, मैं इसकी लिंक भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना, क्योंकि मैंने ये ट्रेड के बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखा है। जब मैंने डाउ जोन्स में ट्रेड लिया था तो पैरेलली मैंने इसमें भी एक ट्रेड लिया था जीबीपी में, और मैंने उसके बारे में आपको बता के रखा है यूट्यूब पे, मैं इसकी लिंक मेंशन कर दूंगा इसी के साथ, तो आप देख लेना, ठीक है? और मैं भी अभी भी पार्शल्स में अपने ट्रेड में बना हुआ हूँ, मैंने मेरी ट्रेड देख सकते हैं यहाँ कहीं पे, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है मैंने कौन सी जगह पे ये ट्रेड लिया, यहाँ कहीं पे ही ट्रेड लिया, और मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है और मैं अपनी पार्शल्स के साथ बना हुआ हूँ, ठीक है? तो ये इतना बड़ा मूव मैंने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। हाँ, मैंने पार्शल्स यहाँ पे बुक कर लिए थे सपोर्ट पे, लेकिन मैं पार्शल क्वांटिटी के साथ अभी बना हूँ, ठीक है? यहाँ पे और ये बात की बात है, तो आइए अब सब समझते हैं। जीबीपी यूएसडी यहाँ से ऊपर आया, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन रीटेस्ट मार्केट का फेल होगा, तो ये रेजिस्टेंस से सेल ऑफ आ गया, ठीक है? फिर से मार्केट ने ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन नहीं जा पाया, और यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया और ये बन गया हमारा सपोर्ट एरिया, ठीक है? मार्केट ने फिर से यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई किया, नहीं जा पाया, फिर से नीचे आया, ये हमारा एरिया, ये एरिया बन गया हमारा सपोर्ट एरिया, फिर से ऊपर गया मार्केट, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा रुका रहा मार्केट। तो अभी हम ट्रेड कहाँ करते हैं, ठीक है? तो देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, तो जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तब हमको नहीं पता था कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? क्योंकि लाइव मार्केट में आपको आइडिया नहीं होता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है वो पॉइंट पे और कहाँ पे सपोर्ट एरिया बन सकता है, वो आप प्रेडिक्ट करते हो प्रीवियस मार्केट और हिस्टोरिकल डेटा को देख के, ठीक है? इसलिए यहाँ पे मेरे को आइडिया नहीं था कि रेजिस्टेंस बन चुका है या फिर यहाँ पे सेलर ज़्यादा है या नहीं है, ठीक है? तो जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट थोड़ा किया मार्केट, मतलब यहाँ पे वापस ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर देखिए यहाँ पे मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा था, यानी कि मार्केट यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है? फिर जब यहाँ से सेल ऑफ आया, अब कंफर्म हो गया कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, देख सकते हैं? तब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है? तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे वापस आया, तब मैंने सेल ऑफ नहीं किया, मैं वेट कर रहा था एक कंफर्मेशन के लिए, ठीक है? कि मार्केट में एक कंफर्मेशन मिले अपने को, तब मैं सेल ऑफ कर पाऊँ। मार्केट फिर से अपने सपोर्ट एरिया के पास आया, हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे सपोर्ट एरिया के पास काफ़ी देर तक बना रहा था,
फिर मार्केट ऊपर गया। अब मैंने एंट्री कहाँ की मैं आपको ये बताता हूँ। मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट कर रहा था, मतलब मार्केट यहाँ पे रुका हुआ था और एक यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट बन गया था, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने इस माइनर सपोर्ट को ब्रेक किया, मैंने तुरंत एंट्री ले ली थी। ये माइनर सपोर्ट का ब्रेक करना मेरे लिए कंफर्मेशन था कि सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है बायर्स के कंपैरिजन में और सेलर्स अभी भी इंटैक्ट है। और मेरा स्टॉप लॉस था बिल्कुल ये जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके ऊपर, ठीक है। और मेरा फर्स्ट टारगेट है सपोर्ट के आसपास और मैंने ये सपोर्ट है उसके आसपास मैंने अपनी पार्शियल क्वांटिटी बुक कर ली थी और अभी पार्शियल के साथ ट्रेड में बना हुआ हूँ। फुल क्वांटिटी इसलिए बुक नहीं की क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था और जहाँ तक मैंने एनालिसिस थे तो उससे मेरे को ये पता चल रहा था कि सेलर्स कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, इसलिए मार्केट और भी गिर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट पे फुल क्वांटिटी बुक नहीं की थी, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ पे, मेरी एंट्री थी यहाँ पे और मेरा टारगेट था यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस से भी ट्रेड कैसा करना है वो अब आपको पता चल गया होगा कि रेजिस्टेंस अगर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 से 5 बार अगर हिट कर रहा है तो वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस कहाँ होगा, अपना टारगेट कहाँ होगा, ठीक है। तो ये था गाइस क्लियर और फुल प्रूफ प्लान और एग्जांपल के साथ मैंने आपको दिखाया है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट को कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इसको प्लीज़ भूलना मत और आप खुद भी प्रैक्टिस करना रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने की। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट से कैसे आप एंट्री ले सकते हैं और कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं और कहाँ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ आपका टारगेट होना चाहिए। मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझाऊंगा कि कहाँ आपको एक प्रीसेस एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कहाँ आपको टारगेट रखना चाहिए। लेकिन अभी बेसिक्स में सिर्फ समरी देने के लिए और सिखाने के लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए अभी के लिए आपको इतना जानना काफ़ी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। उसको कैसे ड्रॉ करता है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन इन डेप्थ मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि सपोर्ट एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करते हैं, आपकी एग्जैक्टली एंट्री कहाँ होनी चाहिए, उसका एग्जैक्टली स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए और प्रॉफिट टारगेट कहाँ होना चाहिए। सेम गोस विद रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस एग्जैक्टली कहाँ आपको ड्रॉ करना चाहिए, कब एंट्री लेनी चाहिए और कब टारगेट आपको बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इसके लिए भी मैं एक इन डेप्थ वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कवर हो गया अपना 4th पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी आते हैं 5th पॉइंट पे जो कि होगा अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने बना लिया, नो डाउट, लेकिन जब तक आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता नहीं होगा आप एंट्री नहीं ले पाओगे। समझो मार्केट चल रहा है बुलिश, आपने बना लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस पे मार्केट ने ऑलरेडी 2 से 3 बार ट्राई कर चुका है और रेजिस्टेंस से मार्केट ऑलरेडी 2 से 3 बार गिर चुका है, ठीक है। जब वापस रेजिस्टेंस पे मार्केट आएगा आप करोगे ये कि आप लोगे सेल साइड एंट्री, लेकिन बल्कि मार्केट बुलिश है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और मार्केट ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी समझना ज़रूरी है क्योंकि उसके बेसिस पे ही आप अपना बायस डिफाइन कर पाओगे, उसके बेसिस पे ही आप अपनी एंट्रीज और प्रॉफिट कर पाओगे। अगर मार्केट बुलिश है और आपका बायस आपने डिफाइन नहीं है कि मैं बुलिश ट्रेड करूँगा या फिर बेरिश ट्रेड करूँगा, तो आप पक्का स्टॉप लॉस हिट करोगे और आप एट द एंड लॉस में ही ट्रेड क्लोज करोगे, ठीक है। तो आपका बायस डिफाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आज बुलिश साइड पे ट्रेड करोगे या फिर बेरिश साइड पे ट्रेड करोगे। दोनों साइड पे ट्रेड करोगे तो पक्का आप स्टॉप लॉस हिट करोगे और आप देन आपका जो भी आपका डे होगा वो लॉस में क्लोज होगा, ठीक है। तो बायसनेस डिसाइड करने के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे हायर हाइज एंड हायर लोज इन अप ट्रेंड, यानी कि एक हम बुलिश मार्केट किसको बोलते हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो मार्केट अगर लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, अभी हायर हाई और हायर लो किसको बोलेंगे, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट ने एक लो बनाया, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो जो इसका प्रीवियस हाई था उसको मार्केट तोड़ के इसके ऊपर चला गया, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट ने थोड़ा सा लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। अभी हम देख सकते हैं कि मार्केट जो अपने प्रीवियस हाइज है उसको तोड़ता गया है, यानी कि हायर हाइज बनाता गया है। अपने प्रीवियस हाइज से भी अपने प्रीवियस हाइज को तोड़ के एक हाई बना रहा है, उसको हम बोलेंगे हायर हाइज। और ये लोज हम देख रहे हैं, तो जब भी मार्केट नीचे आ रहा है तो वो अपना प्रीवियस लो नहीं तोड़ रहा है, ठीक है। ये उसका लो है लेकिन मार्केट उसके नीचे नहीं आ पा रहा है। हम देख सकते हैं मार्केट इसके नीचे नहीं आ रहा है
मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चला गया, फिर एक लो बन गया, लेकिन मार्केट उसके नीचे नहीं आया, ये लो को क्रॉस नहीं किया मार्केट ने, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चला गया, यानी कि एक हायर लोज बना रहा है, ठीक है। उसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। क्यों अप ट्रेंड? क्योंकि मार्केट हायर हाई और हायर लोज फॉर्म कर रहा है, इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। अभी आप समझ गए होंगे कि हायर हाइज क्या है और हायर लोज क्या है, ठीक है। अब हम समझेंगे मार्केट में कि लोअर लोज और लोअर हाइज क्या है। तो अगर मार्केट लोअर लोज और लोअर हाई फॉर्म कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे एक डाउन ट्रेंड, ठीक है। भाई समझते हैं कि लोअर लो और लोअर हाइज क्या है। देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आया, एक लो बनाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये जो हाई था मार्केट में वो मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो ब्रेक के बिना मार्केट वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो लो था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है, ये लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया, वापस ऊपर गया, फिर से ये जो हाई था उसके ऊपर नहीं जा पाया और ना ही इसके आसपास आ पाया, फिर उधर से ही नीचे आ गया, ठीक है। तो मार्केट जितने भी बार ऊपर जा रहा है तो वो अपना हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, उसको हम बोलेंगे लोअर हाइज, यानी कि अपने प्रीवियस हाइज से दूसरा जो हाई बन रहा है वो अपने प्रीवियस हाइज के नीचे बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लोअर हाइज। और उसका जितने भी लोज बन रहा है वो अपने प्रीवियस लोज के नीचे बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे लोअर लोज। तो जब भी मार्केट ये लोअर लोज और लोअर हाई फॉर्म कर रहा है उसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे इसको रियल मार्केट में कि लोअर लोज और लोअर हाई कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये जो एंट्रीज थी मेरी। तो आइए देख, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा बुलिश का कि ट्रेंड में लोअर लोज और लोअर हाइज कैसे फॉर्म रहेगा। हाँ तो ये देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे था, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे आया, ठीक है। यही जो लो था उसके बिल्कुल नीचे नहीं आ पाया, ठीक है। मैं आपको एक बार ये समझा दूँ, इससे समझाता हूँ, चलिए। इसको हम डिलीट कर देंगे। अभी यहाँ पे एक लाइन फॉलो करूँगा, ठीक है। इसको हम करेंगे ग्रीन, यानी कि बाहर साइड है, ठीक है, क्योंकि बुलिश है, ठीक है। ये हमारा हो गया लो के लिए, सॉरी चलिए इसको रेड करते हैं ताकि लो डिफाइन कर पाए कि लो यानी कि रेड। तो जितनी भी बार मार्केट में नीचे आएगा मैं लोज के लिए रेड लाइन मार्क करता जाऊँगा, ठीक है। तो एक बार हो गया यहाँ पे, अभी दूसरी बार हमारा होगा यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे नीचे आया लेकिन वहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। फिर से मार्केट नीचे आया लेकिन यहाँ से ऊपर चला गया, अरे सॉरी, फिर से मार्केट नीचे आया लेकिन यहाँ से ऊपर चला गया, और फिर से मार्केट नीचे आया लेकिन यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लोज मार्क कर दिया। भी मैं मार्क करूँगा ग्रीन से अपने हाइज मार्क करता हूँ, देखिए ये एक मिनट, अभी मैं इसको कर दूंगा ग्रीन ताकि आप लोगों को दिखे कि ये आर हाइज के लिए, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आया, ऊपर चला गया, यहाँ से भी मार्केट नीचे आया और ऊपर चला गया, यहाँ से भी मार्केट नीचे आके ऊपर निकल गया, और ये रहा इसका एक और हाई, ठीक है। तो अभी हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है। ये जो उसका लोअर लो था उसके नीचे नहीं जा पाया, ठीक है। ये जो उसका सॉरी एक लो था, लोअर लो या हायर लो भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको पता नहीं है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। ये जो उसका हाई था यहाँ से मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया या फिर मार्केट यहाँ पेट करा, ठीक है। लेकिन इसका जो लो है ना तो उसके नीचे आ पाया है, ना ही उसको ब्रेक कर पाया, ठीक है, ना ही उसके करीब आ पाया। तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में एक लोअर हायर लो और हायर हाई फॉर्म होना स्टार्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये हाई ब्रेक कर दिया है और ये लो के नीचे नहीं आ पाया, इसलिए हम इसको बोलेंगे हायर लो। और ये हाई ब्रेक कर दिया है और यानी कि इसको क्रॉस करके ये जो नया हाई बन गया है उसको हम बोलेंगे हायर हाई, ठीक है। अभी मार्केट ने फिर से नीचे आया और ये जो इसका पुराना लो था मार्केट उसके नीचे नहीं आ पाया, ठीक है। मार्केट वहाँ से ऊपर निकल गया और उसने अपना हाई ब्रेक कर दिया, यानी कि अब इधर एक फॉर्म हो गया नया हायर लो, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे हायर लोज फॉर्म हो रहा है और मार्केट अपना हायर हाई ब्रेक करता जा रहा है। तो मार्केट कभी भी एक हायर लो बनाता है और अपना हायर हाई ब्रेक कर देता है उसको हम बोलेंगे बुलिश ट्रेंड, यानी कि एक अप ट्रेंड।
आइए मैं और ऊपर थोड़ा देख के जाता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मार्केट ने हायर हाई उसका ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट नीचे आया और एक लो बनाया, और मार्केट ने और एक अपना हायर हाई ब्रेक कर दिया और एक हायर लो बना दिया, ठीक है। यानी कि हायर लो मतलब क्या हुआ, अपने प्रीवियस लो से हाई लो, ठीक है, और हायर हाई ब्रेक करता जा रहा है, उसका मतलब एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रही है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे ही आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओगे, ये मार्केट में आप कभी भी सेल साइड ट्रेड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट अपना ऑलरेडी हायर हाई और हायर लोस बना रहा है और अपने हायर हाई ब्रेक कर रहा है, यानी कि मार्केट एक बुलिश कंडीशन में है, बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रही है, इसलिए आपका बायस बुलिश ही रहेगा। इसलिए आप बाय साइड के ट्रेड्स लेना ज़्यादा प्रीफर करना, यानी कि सपोर्ट पे ट्रेड लेना ज़्यादा प्रीफर करना, क्योंकि मार्केट एक बुलिश मार्केट में टर्न हो रहा है, ठीक है। फिर से मार्केट नीचे आया, ये जो अपना प्रीवियस लो था उसके नीचे नहीं आ पाया है, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, हम देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक और लो फॉर्म, ये जो लो हो गया वो फॉर्म हो चुका है, और ये जो अपना प्रीवियस लो था उसके ऊपर फॉर्म हुआ है, यानी कि एक हायर लो है, और ये अपना हायर हाई उसने ब्रेक कर दिया है, यानी कि एक बुलिश पैटर्न फॉर्म हो चुकी है। फिर से हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आया और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, या फिर मार्केट यहाँ पे अटका और मार्केट वहाँ से ऊपर निकल गया, यानी कि अपना जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि और एक हार्ड लो बन चुका है, और अपना हायर हाई उसने यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेक कर दिया और ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना एग्जांपल, ये देखिए मार्केट ब्रेक करके यहाँ तक निकल गया, ठीक है, और एक नया जो अपना लो है वो फॉर्म कर चुका था। तो ये अपना एग्जांपल हो गया बुलिश पैटर्न के लिए, ठीक है। यानी कि जब भी मार्केट अपना हायर हाई ब्रेक कर देता है और एक हायर लो बनाता जाता है, उसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड, यानी कि बुलिश पैटर्न, यानी कि मार्केट में अभी बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सेलर्स। तो जब भी आप ट्रेड लो तो हमें हमेशा बुलिश साइड ही ट्रेड लेना अप ट्रेंड में, ताकि बायर ज़्यादा मार्केट में, और आप यही चाहोगे कि मेजॉरिटी मार्केट जो कर रहा है और मेजॉरिटी मार्केट में जो ट्रेडर्स है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो कर रहे हैं, आप उसके साथ ही चलो, यानी कि आप मार्केट के साथ ही चलो, ना कि मार्केट के खिलाफ। मार्केट के साथ चलोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट के खिलाफ जाओगे तो आपको लॉस मिलेगा। अभी हम समझेंगे डाउन ट्रेंड कि डाउन ट्रेंड हम किसको बोलेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको ऊपर डिलीट कर दूंगा, ये एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट एक हायर लो बनाता गया है, सॉरी हाँ देखिए यहाँ पे मार्केट ने हायर लो बनाया, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट देखिए ये लोअर लो बनाता है, तो उसका क्लियर एग्जांपल मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इसको मैं मार्क कर लूँगा रेड से कि यहाँ पे सेलर्स है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं लोअर हाइस बना रहा है, इसलिए ये हो गया इसका और एक हाई, लोअर हाई सॉरी, और एक लोअर हाई हो गया यहाँ पे, हम देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर आया था, फिर एक हाई बन गया, फिर से ऊपर आया था और फिर से यहाँ पे एक हाई बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया लोअर हाई, अभी हम बनेंगे लोअर लोज, यानी जहाँ पे बायर्स थे लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। तो अभी हम करेंगे एक लो, इसको हम मार्क करेंगे ग्रीन, क्यों ग्रीन? क्योंकि यहाँ पे बायर्स थे। यहाँ पे होगा और एक लोअर लो, यहाँ पे होगा और एक लोअर लो, और यहाँ पे होगा उसका, इसको हम लो गिन सकते हैं, लेकिन जब ये लो है उसके आसपास ही है तो इसको हम अभी लो गिन सकते हैं, लेकिन ये लो के आसपास ही है तो इसको मैं मार्क नहीं करूँगा, लेकिन वो भी एक लो है, ठीक है। तो समझेंगे, ठीक है। तो ये देखो मैं इसकी ही पेंसिल यूज़ करता हूँ। तो मार्केट यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ से नीचे आया, जो रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि ये जो जहाँ पे सेलर्स थे मार्केट वहाँ से नीचे आया, यहाँ पे उसने एक लो बना दिया, ठीक है। अब ये हार लो है, लोअर लो हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इसके पिछले हम देख सकते हैं पिछले कंडीशन में, मतलब इससे पहले मार्केट ऑलरेडी बुलिश था, देख सकते। हम इसको अभी से कंसिडर नहीं करेंगे कि ये हाई है या लो है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, हो सकता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता, ये जो उसका हाई है उसको तोड़ के
और एक नया हायर लो और हायर हाई बना सकता था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, उसने एक लो फॉर्म किया यहाँ पे, मार्केट वहाँ से ऊपर गया, उसने ऊपर जाने की ट्राई की, नहीं जा पाया और मार्केट सीधा नीचे आ गया और इसका जो लो था उसको ब्रेक कर दिया। यानी कि मार्केट ने किया क्या, एक लोअर हाई फॉर्म कर दिया, यानी कि इसका जो प्रीवियस हाई था उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए एक लोअर हाई फॉर्म हो गया। लोअर हाई किसको बोलेंगे, प्रीवियस हाई के नीचे, उसको बोलेंगे लोअर हाई। और ये जो लोअर लो था मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रुका, फिर मार्केट हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया है और ये जो उसका क्या बोलते हैं, ये जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक नहीं कर, मतलब और एक प्रीवियस, सॉरी ये रहा प्रीवियस हाई, हाँ ये जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे ये एक नया हाई बन गया और फिर मार्केट वहाँ से नीचे चला गया। हम देख सकते हैं कि जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया है मार्केट, यहाँ से सीधा नीचे चला गया है और ये जो उसका प्रीवियस लो था उसको ब्रेक करके और एक नया लो मार्केट ने बना दिया है। हुआ क्या, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर गया, देखिए हाँ, हुआ क्या, मार्केट ये जो उसका प्रीवियस लोअर लो था मार्केट वहाँ से ऊपर गया, थोड़ी देर रुका रहा, फिर मार्केट नीचे आया और इसको भी हम लो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये अपने लो के पास था इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहाँ से नीचे गया, सॉरी यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, ट्राई किया मार्केट ने इसको ब्रेक करने का लेकिन नहीं कर पाया, नीचे आया, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट ने और एक लोअर हाई बना दिया, यानी कि अपने प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं निकल पाया, इसलिए हम इसको बोलेंगे लोअर हाई, और अपना जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए हम उसको बोलेंगे ये एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, उसने और एक नया लो बना दिया और ये जो उसका लो था, ठीक है, प्रीवियस लो था उसके आसपास ही बना रहा है और फिर वहाँ से थोड़ा रीटेस्ट करके वापस नीचे चला गया और फिर से एक नया लोअर हाई बना लिया मार्केट ने। यानी कि मार्केट जितनी भी बार नए लोअर हाइज बनाएगा उसको हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, मार्केट जितनी भी बार नए लोअर हाइज बनाता है उसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, और मार्केट जितनी भी बार अपर लोज बनाता है, अपर लो बनाएगा, उसको हम बोलेंगे बुलिश ट्रेंड, अप ट्रेंड। जितनी भी मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा वो डाउन ट्रेंड ही होगा, और जितनी भी मार्केट अपने लोअर लोज को नहीं ब्रेक कर पाएगा वो हमेशा अप ट्रेंड होगा। मेन ये बात याद रखनी है, ठीक है। और हमेशा आपको मार्केट स्ट्रक्चर यानी कि मार्केट में जो भी दिख रहा है, मार्केट में बाय हो रहा है तो आपको भी बाय साइड ही ट्रेड लेना है, अगर मार्केट में सेलिंग हो रही है तो आपको सेलिंग साइड ही ट्रेड लेनी है। मार्केट जिस साइड मूव करना है उसी साइड आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। ये बात याद रखना, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आप खुद प्रैक्टिस करना कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, ठीक है। अभी वन ऑफ द मेन मार्केट स्ट्रक्चर आएगा जो क्या हो गया, साइडवेज, यानी कि रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है। ये भी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम स्कैल्प कर सकते हैं और आपको यहाँ पे बार बार ट्रेडिंग की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है दोनों साइड, सेल साइड और सपोर्ट साइड, ठीक है। भाई इसको समझते हैं कि एक रेंज बाउंड मार्केट किसको बोलेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आया और ये जो उसका यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ भी जो उसका सपोर्ट एरिया है तो वहाँ से थोड़ा ऊपर गया और फिर से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। अभी हुआ क्या कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है, मार्केट हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मार्केट वापस फिर से नीचे आ गया, ठीक है। फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ गया, फिर से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब थोड़ा इधर मूवमेंट दे रहा है, फिर से नीचे आएगा, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, यानी कि मार्केट इस रेंज में लग चुका है, इस रेंज में मार्केट स्टक हो चुका है। अब होगा क्या कि आपको अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है दोनों साइड, अगर आप स्कैल्पर हो तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम गिन सकते हैं कि फॉर स्कैल्पर्स एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि यहाँ पे आप दोनों साइड सेल साइड भी एंट्री ले सकते हो और सपोर्ट साइड भी एंट्री ले सकते हो। यानी कि आप रेजिस्टेंस पे सेल करोगे और आपका छोटा सा टारगेट होगा, आप तुरंत इधर जैसे ही नीचे आएगा मार्केट आप तुरंत वो बुक कर दोगे, सपोर्ट साइड पे एंट्री लोगे, मार्केट जैसे थोड़ा मूवमेंट कर देगा आप तुरंत बुक कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, और ये मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ ताकि आप दोनों साइड सेल और बाय कर पाओ, नहीं,
मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में आपको रेंज बाउंड मार्केट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका बायस जैसे कि बुलिश है, ठीक है, और मार्केट अगर एक रेंज में अटक चुका है, तो आप थक हार के उसको ट्रेड को क्लोज़ ना कर दीजिए, ट्रेड में बने रहना। ताकि ये हो सकता है कि मार्केट काफ़ी टाइम तक रेंज में अटका रहे लेकिन फिर ब्रेकआउट दे, यानी कि फिर ऊपर निकल जाए और आपके बायस की तरफ मूवमेंट देना चालू कर दे, ठीक है। तो अभी इसको समझते हैं हम लाइव मार्केट में कि रेंज बाउंड मार्केट किसको बोलेंगे। देखिए, लाइव मार्केट में मैं क्या, हाँ चलो ये एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है रेंज बाउंड मार्केट का। देखिए, इसको मैं मार्क कर दूंगा एक रेजिस्टेंस, एक मिनट, रेड से मार्क करना है मेरे को पता है, और इसको मैं मार्क कर दूंगा एक सपोर्ट, ठीक है। इसको भी पिन से मार्क, ये तो है ही, बस इसमें लिख देता हूँ ये एक सपोर्ट है, यानी कि बायर्स यहाँ पे है ऑलरेडी, और रेजिस्टेंस हो गया अपना रेड में हो जाएगा, और यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगा रेजिस्टेंस एरिया है ये, यानी कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है काफ़ी, अभी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये रेजिस्टेंस है या बायर्स है, क्योंकि ये लाइव मार्केट में हुआ होगा, जाहिर सी बात है। और मैं आपको एज अ लाइव मार्केट ही समझाऊंगा कि लाइव मार्केट में अगर ऐसा हो तो क्या करना है। तो आप पहले ही मोमेंट पे आप भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है, अनलेस एंड अनटिल आप मार्केट के हिस्टोरिकल डेटा नहीं देख रहे हो और हिस्ट्री में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस रह चुका है अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। अगर नया रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप फॉर्म कर रहे हो तो आपको भी नहीं चलेगा कि सपोर्ट एरिया कौन सा, रेजिस्टेंस एरिया कौन सा, ठीक है। क्योंकि लाइव मार्केट में ये फॉर्म होता है, ऑलरेडी फॉर्म नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया, हम देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा मोमेंटम दे रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे आया, सपोर्ट एरिया है, और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चला गया, ठीक है। रेजिस्टेंस को टच नहीं किया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर चला गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर चला गया, और फिर आगे हम देख सकते हैं कि वापस भी एक बार नीचे आएगा। मैं इसमें इसी की पेन यूज़ करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा समझाने में कि हाँ, ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे थोड़ा टाइम यहाँ पे सेम स्पेंड किया मार्केट ने, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लाइव मार्केट है, ये जो रेजिस्टेंस है कि एक मिनट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चांसेस मिला है बाय और सेल करने के लिए, ठीक है। अगर जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आया, आपने यहाँ पे अगर बाय किया था तो आपको एक छोटा सा बीइंग स्कैल्पर को एक छोटा सा टारगेट मिल सकता था, उसका स्टॉप लॉस होता है इस सपोर्ट के नीचे, और स्कैल्पर को एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे फिर से नीचे आया सपोर्ट पे, यहाँ पे और एक बार बाय कर सकते थे और एक छोटा सा टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते थे, और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस होता सपोर्ट के नीचे, ठीक है। जैसे ही मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आप सेल कर सकते थे, मार्केट यहाँ पे नीचे आया तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे और आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर मार्केट वहाँ पे ऊपर गया, ठीक है। मैं ये प्रीफर नहीं करूँगा कि आप स्कैल्पिंग करें, अगर आपको आता है तो नो वरीज, इट्स फाइन, बट फॉर बिगिनर्स जिनको कुछ भी नहीं आता वो ये स्कैल्पिंग प्रीफर ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए और आपको चार्ट ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए तो आप स्कैल्पिंग कर पाओगे। लेकिन अभी रेंज बाउंड मार्केट समझने का बस यही मतलब है कि अगर मार्केट एक रेंज में अटक जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना, ट्रेडिंग नहीं करना। जब भी मार्केट एक रेंज में अटक गया है, आप ट्रेडिंग मत कीजिएगा इस, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपका बायस हम देख सकते थे, देखिए ये बायस यहाँ पे अगर मैं होता तो मेरा बायस होता सेल साइड, यानी कि बेरिश साइड, ठीक है। तो मार्केट जैसे यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा यहाँ पे एंट्री नहीं बनती क्योंकि मेरे को पता नहीं था क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री नहीं बनती थी। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे आएगा, आप ये सोचोगे कि चलो यहाँ पे मैं बाय कर लेता हूँ, बाय कर लोगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे आप सेल कर दोगे, ठीक है। मार्केट वापस नीचे आएगा, आप बाय करोगे, सेल करोगे, ठीक है। हुआ कि यहाँ पे देखिए, मार्केट जब ये सपोर्ट के आसपास आया है, मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया। तो अगर आप यहाँ बाय करते इंस्टेड ऑफ यहाँ रेजिस्टेंस के आसपास अगर आप सेल करो, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट अगर आप यहाँ पे बाय करते, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। उससे अच्छा जब रेंज बाउंड मार्केट बन रहा है, आप वेट करो कंफर्मेशन का, क्योंकि देखो हुआ क्या, ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है,
अब देखिए कंफर्मेशन का वेट क्यों करना, क्योंकि देखिए ये जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है, मार्केट वहाँ से वापस ऊपर आया, रीटेस्ट करके मार्केट ने ये नहीं किया कि मार्केट वहाँ से नीचे आ जाए, बल्कि उल्टा हुआ, मार्केट वहाँ से ऊपर गया, जो सपोर्ट एरिया है वहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। यानी कि हुआ क्या है, ये जो मार्केट में ब्रेकडाउन था वो वैलिड नहीं है, वो एक फॉल्स ब्रेकडाउन था, यानी कि सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे एज कम्पेयर टू बायर्स की मार्केट को और नीचे गिरा सके। तो होता ही है कि अगर आप कंफर्मेशन का वेट नहीं करते और यहाँ जो सेल ऑफ था, यहाँ से अगर आप सेल ऑफ करते, अगर आप कंफर्मेशन का वेट नहीं करते और यहाँ से अगर आप सेल ऑफ करते, ठीक है, आपका प्रॉफिट यहाँ पे हिट कर जाता, नो डाउट यहाँ पे आपका हिट कर जाता, ठीक है। लेकिन होता यह कि अगर आप पार्शियल्स के साथ बने रहते मार्केट में, तो वापस मार्केट ऊपर आके आपका सेल हिट करके वापस ऊपर चला जाता, ठीक है। और अगर आप ये करते कि आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेते और यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस होता, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता, आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट्स दिखाता मार्केट और आपको लगता है कि आप सही जा रहे हो, लेकिन होता ये कि आपका ये जो स्टॉप लॉस है मार्केट उसको हिट करके वापस ऊपर निकल जाता, ठीक है। तो कन्फर्मेशन का मतलब ये हुआ कि आप वेट करो कि मार्केट क्या रिएक्ट कर रहा है, मार्केट रिटेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, फिर आप ट्रेड लो। अगर मार्केट रिटेस्ट नहीं दे रहा है रेंज बाउंड मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद अगर मार्केट रिटेस्ट नहीं कर रहा है तो आप ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि रेंज बाउंड मार्केट में अगर ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट्स आ रहे हैं तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके चला जाएगा, ठीक है। तो बीइंग अ बिगिनर रेंज बाउंड मार्केट को प्लीज़ ट्रेड मत कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए। दूसरी बात, जब रेंज बाउंड मार्केट क्रिएट हो रहा है तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन्स में आप प्लीज़ वेट कीजिए उसका रीटेस्ट का, कि मार्केट अगर रीटेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तभी आपको एक प्रॉपर ट्रेड मिलेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया, मार्केट हुआ क्या, नीचे आया, फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे एंट्री लोगी तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, मार्केट स्टॉप लॉस लेके वापस ऊपर निकल गया, ठीक है। इस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए था, आप वेट करते मार्केट का, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, मार्केट का रीटेस्ट का वेट करते, जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है आप यहाँ पे एंट्री लेते लॉन्ग साइड बुलिश साइड, और आपका स्टॉप लॉस होता है बिल्कुल इसके नीचे और आप फिर बने रहते हैं, और आपका फर्स्ट टारगेट होता है यहाँ पे, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। और देख सकते हो उसके बाद मार्केट कितना ऊपर गया है, देखिए आपका यहाँ पे फर्स्ट टारगेट तो हिट हो जाता, जो फर्स्ट टारगेट है वो आपका हिट हो जाता, ठीक है। तो आप यहाँ पे पार्शल्स बुक कर लेते हैं, आप अपने पार्शल क्वांटिटी बुक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे वेट करते हैं मार्केट का और ऊपर जाने का। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है और ये जो माइनर सपोर्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये माइनर सपोर्ट के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये माइनर सपोर्ट को ब्रेक कर देगा मार्केट तो आपको पता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं आपका जो माइनर सपोर्ट है मार्केट वहाँ पे आया है, रिटेस्ट करके फिर ऊपर निकल गया है, तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता था अगर आप यहीं पे वेट कर लेते तो। लेकिन अगर आप वेट नहीं करोगे तो आपको फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको ट्रेड लॉस में एक लॉस करना पड़ेगा। हाँ, तो ये हुआ रेंज बाउंड मार्केट में कैसे ट्रेडिंग करेंगे उसका एक एग्जांपल, ठीक है। बिगिनर्स प्लीज स्कैल्पिंग को इग्नोर कीजिए, रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। हाँ, आपको एक छोटी अपॉर्चुनिटी मिल सकेगी, आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो ट्राई करने के लिए आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है मैं आगे वीडियो में बताता हूँ, बट अभी के लिए बस आप ये समझिए कि रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होगा टाइम फ्रेम एंड देन देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। टाइम फ्रेम क्या होता है मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ चार्ट्स में कि टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है। तो इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम, ठीक है। तो जैसे कि अगर ये आपको 15 मिनट दिख रही है, ये टाइम फ्रेम का मतलब क्या हुआ कि ये जो एक कैंडल है, ये हाँ, जैसे कि ये जो एक कैंडल हो गया, ठीक है, ये जो बुलिश कैंडल है वो पूरी एक कैंडल 15 मिनट की है, ठीक है। यानी कि ये कैंडल 15 मिनट में फॉर्म होती है, मतलब हर 15 मिनट पे एक एक कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक है। अभी हम टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं, तो ये 5 मिनट में देखते हैं। देखिए, तो अभी जो एक कैंडल होगी ये होगी, कोई भी एक कैंडल आप ले लो, कोई भी कैंडल, वो 5 मिनट होगी, ठीक है। यानी कि हर एक 5 मिनट पे एक ऐसी ऐसी कैंडल फॉर्म होती है, हम देख सकते हैं। देखिए ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है वो फॉर्म हुई है 12:40 PM को, मतलब 12:40 दोपहर के फॉर्म हुई है। फिर नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई है 12:45 PM पे, फिर उसके बाद कैंडल फॉर्म हुई है
12:50 PM पे, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो, ये जो टाइम दिखा रहा है ये आपको टाइम दिखाएगा। यहाँ पे आप नीचे देखना, यहाँ पे टाइम मेंशन है, ठीक है। तो देखिए दूसरी कैंडल फॉर्म हुई है, यहाँ एक ये कैंडल फॉर्म हुई है 1:40 PM पे, दूसरी उसके बाद हुई है 1:45 PM के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वैसे ही होता है, यानी कि एक कैंडल फॉर्म होने में 15 मिनट लगेंगे, ये हर कैंडल 15 मिनट फॉर्म होते हैं। फिर ये होगा 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर और ये डेली, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये पूरी जो कैंडल होगी वो एक पूरे डे में फॉर्म होगी। देखिए ये ट्यूसडे देख सकते हैं नीचे, ट्यूसडे 23 अप्रैल को फॉर्म हुई है, फिर वेडनेसडे 24 को हुई है, फिर थर्सडे 25 को हुई है, ठीक है। तो अभी हम इसका समझेंगे इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जो स्कैल्पर्स होते हैं उनके लिए सबसे सही टाइम फ्रेम होगी 1 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 मिनट और 5 मिनट चार्ट्स में, क्योंकि स्कैल्पर्स के लिए वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि उनको जल्दी से एंट्री लेनी होती है और क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट करना होता है, इसलिए उनके लिए बेस्ट होगा 1 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। जो डे ट्रेडर्स होंगे, यानी कि जो इंट्राडे करते हैं, यानी कि मेरे जैसे, उनके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम और 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि उनके लिए 15 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। उनको उनसे ही एंट्री और एग्जिट मिल सकती है, ठीक है। और हाँ, 1 आवर के साथ साथ हम 4 टाइम फ्रेम भी यूज़ करेंगे, उसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडर्स होगा, यानी कि जो ट्रेड को होल्ड करते हैं 1 दिन 2 दिन, उनके लिए होगा 4 आवर टाइम फ्रेम और डेली चार्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है, उसके लिए। अभी इसका इंपॉर्टेंस मैं समझाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। इन्वेस्टर्स के लिए भी देख लेते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है, ठीक है, उनके लिए होगा वीकली और मंथली टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक। तो अभी मैं समझाऊंगा कि टाइम फ्रेम का इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है। रुकिए मैं आपको इधर ही दिखाता हूँ। ये देखिए रेजिस्टेंस बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो मैंने एक रेजिस्टेंस बना दिया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है। और ये अब हम स्किप करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ से आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो सारे के सारे ट्रेडिंग व्यू में। तो यहाँ पे आप सारे के सारे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। हम देख सकते हैं 4 टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट कितनी बार यहाँ से ऊपर आया, फिर नीचे चला गया, ऊपर आया, नीचे चला गया, चला गया, ऊपर आया, नीचे चला गया, ऊपर आया, नीचे चला गया, ऊपर आया, फिर नीचे चला गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मार्केट ने बहुत बार ट्राई किया ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। और ये हमको दिख रहा है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 4 आवर और डेली यानी 1 आवर, मतलब जितना आप ज़्यादा टाइम फ्रेम पे आप स्विच करोगे और उस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओगे, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज़ कम्पेयर टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। और क्यों? तो आइए मैं 4 टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम का इम्पोर्टेंस आपको समझाता हूँ कि वो क्यों ज़्यादा मायने रखता है एज़ कम्पेयर टू 15 मिनट टाइम फ्रेम और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो 4 टाइम फ्रेम देख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है, ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं मार्केट नीचे आया और फिर नीचे आता रहा है, ठीक है। और हम देखेंगे मार्केट वापस ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है। तो इसके ऊपर एक अच्छे से मार्केट क्लोज नहीं कर पा रहा है, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है और इसमें प्रिसाइसनेस ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि जो भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओगे वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, यानी कि वो टाइम फ्रेम पे आप जो भी रेजिस्टेंस बनाओगे उस पर सेलर्स आपको प्रिसाइसली दिखेंगे कि कहाँ पे सेलर्स ज़्यादा थे और कहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू 15 मिनट टाइम फ्रेम और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आइए मैं आपको डेली पे दिखाता हूँ ज़्यादा अच्छा क्लियर ये डेली पे आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं ये भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ठीक है। तो आप इसको पिछला जो हिस्टोरिकल आपका मार्केट रहता है उसको आप लेके यहाँ पे आप खींच सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि मार्केट ने देखो ऑलरेडी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये जो सपोर्ट, पहले ये मार्केट में सपोर्ट था, ठीक है, और यहाँ पे बहुत मार्केट ने सस्टेन किया था ये सपोर्ट लेवल पर, लेकिन मार्केट नीचे आया और फिर रीटेस्ट करके इधर थोड़ा सस्टेन करके मार्केट नीचे आ रहा है। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मार्केट का ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि एक मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अब होता क्या कि अगर आपने ये पहले देखा होता डेली टाइम फ्रेम पर, ठीक है, ये जो प्रीवियस डेटा है मैं इसको दिखाता हूँ। अगर आपने ये जो प्रीवियस डेटा है तो इसके बेस पे अगर आपने डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया होता तो होता क्या, ये जो
हम देख सकते हैं ये मार्केट जनवरी 2022 में था, मतलब 13 जन 2022 में था, ठीक है। यहाँ से मार्केट गिरा था। अब मार्केट जब यहाँ पे वापस से आया, फिर से आया, तो आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ पे सेल करके बैठ सकते थे, यानी कि आप यहाँ पे एक शॉर्ट सेट पे ट्रेड ले सकते थे। और हम देख सकते हैं कि मार्केट वहाँ से देखो गिरना चालू कर दिया है। दूसरा, अभी हम देख सकते हैं कि मार्केट में देखो यहाँ पे अभी मैंने जस्ट सपोर्ट बनाया था, तो ये देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमको दिख रहा है। तो हुआ क्या, देखिए मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चला गया है। देख सकते हैं हम कि प्रीवियस डेटा में हम देख सकते हैं कि प्रीवियसली पास्ट में मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। फिर ये सपोर्ट के आसपास है, ये जो सपोर्ट हमको दिख रहा है, मार्केट वहाँ आया, फिर वहाँ से वापस ऊपर चला गया। अभी मार्केट क्या कर रहा है, उसका जो प्रीवियस डेटा है, यानी कि प्रीवियस रेजिस्टेंस है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम और 4 टाइम फ्रेम पे आपको ये ज़्यादा बेहतर पता चलता है कि आप प्रिसाइज रेजिस्टेंस और प्रिसाइज सपोर्ट कहाँ बनाओ, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप 1 टाइम फ्रेम और 4 टाइम फ्रेम ज़्यादा यूज़ करो एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए। 1 टाइम फ्रेम और 4 टाइम फ्रेम ज़्यादा यूज़ करो एज़ कम्पेयर टू 50 मिनट, 5 मिनट और 20 मिनट्स। और डेली भी, हाँ डेली भी आप यूज़ कर सकते हो टू बी मोर प्रिसाइज। बट या सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके जो भी लेवल्स है वो इस पे ही बनाओ, ताकि आपको प्रिसाइज रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल सके। और फिर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री लेना और उस पर आप एग्जिट लेना और आपके टारगेट्स डिफाइन करना, ठीक है। और स्कैल्पर्स के लिए आप 15 मिनट टाइम फ्रेम और 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। और अपनी एक एंट्री और एग्जिट के लिए आप 1 मिनट और देख सकते हैं 1 मिनट है, फिर 3 मिनट्स और 5 मिनट्स ये आप यूज़ कर सकते हो स्कैल्पर्स के लिए। तो ये था इसका इंपॉर्टेंस। इसके लिए भी मैं एक इन डेप्थ वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आपको कैसे लेवल्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइम फ्रेम आपको कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना चाहिए। बट अभी के लिए बेसिक्स समझने के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। तो अभी आगे जाते हुए अभी आगे का टॉपिक क्या है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि रोल ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक वो होगा ये है कि रोल ऑफ वॉल्यूम मार्केट में, वॉल्यूम का इम्पोर्टेंस क्या है। वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम मतलब ये होगा कि जो भी आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, 15 मिनट देख रहे हो, 5 मिनट देख रहे हो, 1 आवर देख रहे हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में सेलिंग हुई या बाइंग जो भी हुआ हो, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कितनी ज़्यादा बाइंग हुई है और कितनी ज़्यादा सेलिंग हुई है। यानी कि मार्केट में अगर अभी के टाइम पे देखें, ठीक है, अगर अभी मार्केट में जैसे ऑल ओवर मार्केट में अगर 500 लोग हैं, ठीक है, एज एन एग्जांपल अगर 500 लोग हैं, उसमें से अगर 300 लोग सेल कर रहे हैं और सिर्फ 200 लोग बाय कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो ये जो 500 है वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो अगर 300 लोग सेल कर रहे हैं तो सेलिंग का वॉल्यूम है 300, और अगर 200 लोग बाय कर रहे हैं तो बाइंग साइड का वॉल्यूम है 200। वॉल्यूम यानी कि कितने लोग बाय कर रहे हैं और कितने लोग सेल कर रहे हैं। तो वॉल्यूम से हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो जैसे कि अगर प्राइस बढ़ रही है यानी कि राइजिंग प्राइस, और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि मार्केट में 500 लोग हैं, ठीक है, तो अगर प्राइस ऊपर जा रही है और उसके साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि 500 में से अगर 400 लोग बाय कर रहे हैं, तो मतलब है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यानी कि बायर्स आर कॉन्फिडेंट, यानी कि बायर्स मार्केट में ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं। अगर प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम उसके साथ साथ बढ़ रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, यानी कि अगर 500 लोग मार्केट में हैं और मार्केट अगर गिर रहा है तो 400 लोग सेल कर रहे हैं और अगर 100 लोग बाय कर रहे हैं, यानी कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब राइजिंग प्राइस प्लस फॉलिंग वॉल्यूम, यानी कि ट्रेंड में भी वीकनिंग, यानी कि पॉसिबल रिवर्सल अहेड, पॉसिबल रिवर्सल चांसेस है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है, मार्केट अगर 100 से 200 जा रहा है, 200 से 300 जा रहा है, ठीक है, और अगर मार्केट में 500 लोग हैं, उसमें से सिर्फ आप समझिए कि 200 या 250 लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, और सामने 300 लोग सेल कर रहे हैं, यानी कि होगा क्या कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ नॉइज़ है, यानी कि मार्केट अभी खोखला है अप ट्रेंड के लिए। मार्केट भले ऊपर जा रहा है लेकिन ये एक फेक अप ट्रेंड हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है, ये चांसेस आपको मतलब चांसेस आर हाई कि मार्केट नीचे वापस गिरेगा और एक पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है, यानी कि डाउन ट्रेंड आ सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर तो बढ़ रहा है लेकिन अगर कोई बाय नहीं कर रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो मार्केट ऊपर जा कैसे रहा है।
ये समझने की बात है। इसलिए मार्केट गिर सकता है अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है तो। सेम फॉलिंग प्राइस प्लस फॉलिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू सेलर्स लूजिंग स्ट्रेंथ पोटेंशियल फॉर अ बाउंस। यानी कि अगर मार्केट गिर रहा है, ठीक है, अगर मार्केट हो गया 300 पे, अगर उस मार्केट में प्राइस चल रहा है 300, फिर आ गया 200, फिर आ गया 100, ठीक है, लेकिन अगर उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, यानी कि जब मार्केट में सेलिंग हो रही है और जब 500 लोग में से सिर्फ 100 लोग या 200 लोग ही सेल कर रहे हैं और बाकी सारे बाय कर रहे हैं, तो ये उसमें हायर चांसेस है कि मार्केट में एक फॉल्स ब्रेकडाउन यानी कि एक फॉल्स डाउन ट्रेंड चल रहा हो, लेकिन रिवर्सल कभी भी आ सकता है, यानी कि मार्केट कभी भी ऊपर जा सकता है। तो वॉल्यूम आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने में कि आपका बायस क्या होना चाहिए, डाउन बुलिश होना चाहिए या बेरिश होना चाहिए, और आपको सेल कौन सी साइड पे करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको लाइव मार्केट में देखते हैं कि वॉल्यूम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप। देखिए, करंटली एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, हम देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं डाउन ट्रेंड हुआ, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। और इस डाउन ट्रेंड में कई सारी ग्रीन कैंडल्स बनी है। ग्रीन कैंडल्स का मतलब क्या हुआ, बाइंग, ठीक है। लेकिन आप ये डिफाइन कैसे कर पाओगे ये सच्ची में मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में भी बाइंग तो होगी, ठीक है। लेकिन अब आपको ये डिफाइन करना है कि बाइंग ज़्यादा हो रही है या फिर सेलिंग ज़्यादा हो रही है। ये कैसे डिफाइन करोगे, तब वॉल्यूम कम आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम देख सकते हैं कि मार्केट में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है। तो एक मिनट, जब हम देख सकते हैं ये जो मार्केट है, ठीक है, मैं इसी की कैंसिल लेता हूँ, ठीक है। तो जब ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसमें से जो ये 4 है वो तो काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, यानी कि बड़ी बड़ी बॉडी बनी है रेड कैंडल्स की, ठीक है। उसके सामने एक छोटी बॉडी के साथ अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, तो ये मतलब होता है कि बाइंग इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो देख सकते हैं उसके बाद तुरंत मार्केट गिरा है और एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो गया, ठीक है। ये जो बड़ी कैंडल है, हम देख सकते हैं इसका जो ये हाई है, ये ओपन और ये क्लोज, ठीक है। हम देख सकते हैं ये मार्केट में रेड कैंडल का ये क्लोज है और ये ओपन है, ठीक है। उसके सामने छोटी छोटी 2 ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो गया। लेकिन ये जो एक बड़ी कैंडल है, तो ये बड़ी जो रेड कैंडल है, उसके सामने ये 2 रेड कैंडल मिलके भी इसका ओपन नहीं तोड़ पाया है, यानी कि सेलिंग अभी भी स्ट्रांग है। इसलिए मार्केट देखिए फिर से नीचे गिर गया। फिर से ये जो बड़ी कैंडल हम देख सकते हैं कहाँ गया, फिर से ये जो बड़ी कैंडल देख सकते हैं, उसका ये रहा ओपन और ये रहा उसका क्लोज, ठीक है। तो फिर से ग्रीन कैंडल, इतनी सारी ग्रीन कैंडल मिला के भी उसका ये जो ओपन है वो नहीं तोड़ पाई है, सिर्फ एक रेड कैंडल का, यानी कि सेलिंग अभी भी स्ट्रांग है। और देख सकते हैं कि मार्केट फिर से नीचे गिर चुका है, ठीक है। अभी आएंगे हम बाय साइड पे कि बाइंग अब ज़्यादा हो रही है। देखिए, हम ये देख सकते हैं कि एक जो छोटी सी रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है, मार्केट यहाँ तक गिरा है। अब हुआ क्या, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, उसकी बॉडी तो इतनी है, ठीक है, लेकिन मार्केट में एक अच्छी सी बड़ी सी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई है और मार्केट ने एक ही ग्रीन कैंडल ने जो छोटी रेड कैंडल है उसका ओपन तोड़ दिया, यानी कि उसकी जहाँ पे ओपन हुई थी उसके ऊपर क्लोज किया मार्केट ने। ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई, यहाँ पे ओपन हुई और उसके ऊपर क्लोज हुई, रेड कैंडल के ओपन के ऊपर ये क्लोज हो गया, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि ये एक ही ग्रीन कैंडल में ये दोनों रेड कैंडल्स कवर हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे रेड कैंडल की बॉडी छोटी थी और यहाँ पे ग्रीन कैंडल की बॉडी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी ग्रीन कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी है, यानी कि यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है एज़ कम्पेयर टू रेड कैंडल्स। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट लगातार ऊपर गया, ठीक है। तो वॉल्यूम देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी कैंडल की बॉडी कितनी फॉर्म हो रही है, चाहे उसकी टेल लंबी हो छोटी हो, हेड लंबा हो छोटा हो, वो डजेंट मैटर, वो काउंट नहीं होगा। उसकी बॉडी कितनी लंबी है वो काउंट होगा। जितनी बड़ी बॉडी उतना ज़्यादा वॉल्यूम, उतने ज़्यादा बायर्स, यानी कि उतने ज़्यादा बायर्स और उतने ज़्यादा सेलर्स, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि वॉल्यूम किसको बोलते हैं और वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट में। अगर वॉल्यूम नहीं होगा मार्केट में तो बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकता है, यानी कि अगर मार्केट गिर रहा है और सेलर्स इतने नहीं हैं तो मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और बायर्स इतने नहीं है तो मार्केट वापस नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना वॉल्यूम, रोल ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अभी आते हैं आखिरी टॉपिक पे कि हाउ टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। एज अ बिगिनर आप कैसे स्टार्ट करोगे इसको प्रैक्टिस करना,
क्योंकि हमने समझ तो सब लिया, ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद मार्केट में नहीं उतरोगे तब तक आप पैसे नहीं कमा पाओगे। और मेन ट्रेडिंग का गोल, जो भी कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है उसका मेन गोल ये होता है कि पैसे कैसे कमाएं, प्रॉफिट अर्न करना कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ओपन ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ये चार्ट्स देख सकते हैं। आप देखिए, ये रहा ट्रेडिंग व्यू, आपको दिखाता हूँ, ये जो ट्रेडिंग व्यू है, तो ये प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको अच्छे से चार्ट्स आप देख पाओगे। ये रहा, ये जो चार्ट्स मैंने आपको, जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, वो प्लेटफॉर्म का नाम ट्रेडिंग व्यू है, तो उस पर आप चार्ट्स देख पाओगे और अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप उसको स्टडी कर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक हो गया, कोई भी फॉरेक्स पेयर हो गया, या फिर कोई भी इंडेक्सेस हो गया, उसका चार्ट आप इजीली ट्रेडिंग पे देख सकते हो और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, उसके अलग अलग प्लान्स है, लेकिन आपको प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में काम हो जाता है, मैं भी वो यूज़ कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा चूज़ वन पेयर, वन स्टॉक और वन इंडेक्स, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप कोई भी पेयर चूज़ करो, स्टॉक चूज़ करो या फिर इंडेक्स चूज़ करो। लेकिन और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जिससे भी स्टार्ट करते हो उस पे बने रहो। अगर आप गोल्ड पे स्टार्ट करते हो तो सिर्फ गोल्ड प्रैक्टिस करो, सिर्फ एक पेयर पे फोकस करो। अगर कोई एक स्टॉक चूज़ करते हो तो वो एक स्टॉक पे ही फोकस करो और उस पे ही प्रैक्टिस करते रहो और उसमें मास्टर करो, ठीक है। दूसरा होगा ड्रॉ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपको एक कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर आपको पहले देखना है, उसको डिफाइन करना है कि मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो जिस तरह भी मार्केट घूम रहा है, जिस तरह भी मार्केट चल रहा है, उधर ही आपको एक, यानी कि एक लाइन खींचनी है। दिखाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट हम देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो एक ये ट्रेंड लाइन हो गई, यानी कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अभी मार्केट हम देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक आपने ट्रेंड लाइन खींच ली और इसको आप ग्रीन मार्क कर सकते हो क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट में बायस आपका बुलिश होना चाहिए क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसलिए ये हो गया बुलिश आपका अप ट्रेंड, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन। मतलब जिस भी साइड आपका मार्केट जा रहा है उस साइड आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, उसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन में भी ट्रेड कैसे करते हैं उसका भी डेप्थ में आपको डिटेल में वीडियो समझाऊंगा, लेकिन अभी ऊपर से बता रहा हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो अभी आते हैं हम सेकंड लास्ट अपना पॉइंट क्या है, तो वॉच हाउ प्राइस रिएक्ट्स ऑन दोस लेवल्स, ठीक है। यानी कि आपने जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया है उस पर आप देखो कि प्राइस आपका कैसे रिएक्ट कर रहा है। मतलब कि आपने जो भी सपोर्ट बनाया है वहाँ से मार्केट बाउंस बैक करके ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है वहाँ से तो आपने गलत सपोर्ट बनाया। सेम गोज विद रेजिस्टेंस। अगर आपका रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ रहा है तो आपने सही रेजिस्टेंस बनाया, अगर वहाँ से नीचे नहीं आ रहा है तो आपने रेजिस्टेंस गलत बनाया। तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अच्छे से बनाए, ठीक है। मैंने आपको सिखा दिया कैसे बनाना है। हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट नीचे आया बार बार, तो यहाँ पे एक हम रेजिस्टेंस बना देंगे, ठीक है। तो अगर लाइव मार्केट में आपने ये रेजिस्टेंस बना दिया, ठीक है, वहाँ से नीचे जा रहा है और जब लाइव मार्केट यहाँ से ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो आप जो अपने पिछला रेजिस्टेंस है उसको आप एक्सटेंड करके यहाँ तक खींच सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो पिछला रेजिस्टेंस है वो इधर भी काम करेगा ही, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स थे। ये जो एरिया है वहाँ पे सेलर्स थे, यानी कि यहाँ पे भी पूरे एरिया में सेलर्स है। तो हम देख सकते हैं मार्केट वहाँ से फिर से नीचे गया है, ठीक है। इसलिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए आप प्रीवियस मार्केट और प्रीवियस डेटा को देख सकते हैं। जहाँ से मार्केट ने सेल किया है वहाँ पे आप रेजिस्टेंस बनाइए, जहाँ से मार्केट में बाइंग हुई है वहाँ पे आप सपोर्ट बनाइए और उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए और देखिए कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से, ठीक है। प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज फॉर 1 to 2 आवर्स डेली। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके तो मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस एक्सरसाइज को डेली 1 से 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए हर रोज़। आप ट्रेडिंग भी खोले, उस पर आप कोई भी पेयर और कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स चूज़ कीजिए, उस पर आप अपना ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड डिसाइड कीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाइए और उस पर नज़र रखिए और देखिए कि मार्केट कैसा मूवमेंट दे रहा है आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से। और अगर ज़रूरत पड़े तो पेपर ट्रेडिंग भी कीजिए। पेपर ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अगर सपोर्ट बनाया है
$100 पे, ठीक है। अगर गोल्ड चल रहा है $100 पे और अगर आपने सपोर्ट बनाया है $100 पे, ठीक है। तो आपको पेपर में, नोटबुक में लिखना है कि आप एक 1 लॉट बाय कर रहे हो $100 पे, ठीक है। $100 पे आपने एक 1 लॉट बाय किया है गोल्ड का। अभी आपको देखना है कि मार्केट वहाँ से कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे जा रहा है। अगर $10 भी ऊपर जा रहा है और आप अगर उधर प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो आपको पेपर में नोट करना है कि आपने ये डे पे, एक दिन में, आज के दिन में आपने $10 का प्रॉफिट कमाया है। अगर लॉस हो रहा है तो भी आपको नोट करना है कि आपने $5 का लॉस किया है या फिर $10 का लॉस किया है। जितना भी मूवमेंट दे रहा है, आपको प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, टारगेट और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको देखना है, वो आपको लिखना है और पेपर ट्रेडिंग करना है। ये आपको हर रोज़ करना है और एटलीस्ट एटलीस्ट 3 से 6 महीने आपको देना है इसके पीछे और पेपर ट्रेडिंग करना ही करना है। इसी से आपको आइडिया आएगा कि आपको के सपोर्ट लेवल जो आप बना रहे हो वो प्रिसाइज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बस आज के लिए इतना मैं बताना चाहूँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा और आपको लगा है कि मेरे वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे, बेनिफिट आपको होगा, तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मैं आगे भी इन डेप्थ में भी आप वीडियो बनाऊँगा कि जो भी मैं टॉपिक सारे कवर किया है, जितने भी टॉपिक्स में यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ के ऊपर, हाँ। तो ये सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं, ये जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर किया है, तो इस पे भी मैं एक इन डेप्थ वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है? ताकि आप सबको पता चले कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है और आप उसमें मास्टर कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप सजेस्ट करना चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ पे भी वीडियो बनाऊँ, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और प्लीज़ ये वीडियो देख के, थोड़ा लर्न करके, सीख के खुद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। ये वीडियो देख के तुरंत आप मार्केट में ना घुसिए और एज़ अ बिगिनर आप मार्केट में बिना प्रैक्टिस किए कभी एंट्री मत कीजिएगा। टेक्निकल एनालिसिस को पहले समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर मार्केट में ट्रेड कीजिए। तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी सजेशन देने हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ में नहीं समझ में आया, तो मैं और एक वीडियो बनाऊँगा और वो वीडियो मैं आपको समझाने की ट्राई करूँगा। तो दैट्स इट फॉर ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।